कहानी की शुरुआत होती है एक वर्चुअल एरिना में जहां दो लोग एक दूसरे के साथ बैटल कर रहे हैं। एक तलवार चलाने वाला बंदा स्ट्रगल कर रहा है जबकि उसका ओपोनेंट एक स्क्रैच तक नहीं ले रहा। वह खुद को संभालता है और फिर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क मैन इतना क्विक है कि वह एक पलक झपकते ही उसे हरा देता है। क्राउड पागल हो जाता है क्योंकि मास्क मैन बिना एक भी हिट लिए मैच जीत लेता है। यह पता चलता है कि वह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसका इलियास ब्लैक स्कल है। सारी कहानी भविष्य में सेट है, जहां एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड इंटरवर्स दुनिया को पूरी तरह बदल चुका है। ये नई दुनिया में ऐसे थीम्स हैं जो इंसानी फैंटेसी से भी आगे हैं। इंटरवर्स ने जल्दी ही लोगों के हर रियल लाइफ एक्टिविटी को ओवरटेक कर लिया। इस नए वर्ल्ड में एक फेमस एमएमओ आरपीजी गेम है, हीरोज ऑफ टाइम, एचओटी, जो लोगों का ऑब्सेशन बन गया है। हर जगह के लोग इस गेम के पागल हैं और हर किसी का सपना है प्रो प्लेयर बनना। सीन बदलता है एक हाई स्कूल में, जहां कुछ स्टूडेंट्स एक रिसेंट टूर्नामेंट के मैच के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट अपने दोस्त से पूछता है कि वह गेम में अच्छा कैसे बन सकता है। दोस्त अनइंटरेस्टेड लगता है और बस कैजुअली कहता है, बस अपने ओपोनेंट के सारे अटैक्स को डॉज कर और अपने सारे अटैक्स उन पे लैंड कर। यह लड़का लेहुन जंग है, जो ब्लैक स्कल के नाम से जाना जाता है। अब वह एचओटी के एक स्पेक्टेटर मैच के फाइनल्स में है, जो प्लेनेट मैन नाम की एक स्ट्रीमिंग कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। लेहुन जंग न सिर्फ गेम्स में माहिर है, बल्कि स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों में भी सबसे आगे है। वह एक रिच फैमिली से आता है और अपने आप को हैंडसम भी मानता है। बेसिकली वह अपनी लाइफ ईजी मोड पे जी रहा है। एक फ्रेंड कहता है कि उससे एडवाइस लेना बेकार है क्योंकि उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट काफ़ी हाई है। सिंक्रो रेट वर्चुअल अवतार के साथ आपके सिंक्रोनाइजेशन को इंडिकेट करता है। अगर किसी का सिंक्रो रेट 100% है, तो इसका मतलब है कि वह वीआर में वही महसूस कर सकता है जो रियल वर्ल्ड में होता है। अगर सिंक्रो रेट 100% से ज़्यादा है हो, तो सेंसेस शार्प हो जाते हैं और टाइम परसेप्शन स्लो हो जाता है। एक फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या उसने फाइट के दौरान सब कुछ स्लो मोशन में देखा। होन हम्बल बनने की कोशिश करता है और कहता है कि बस चीज़ें रियल वर्ल्ड के मुकाबले शार्पर महसूस होती हैं। उसका फ्रेंड सोचता है कि दुनिया अनफेयर है और कुछ लोग फेल होने के लिए ही बने होते हैं। ये कहते वक्त वह एक लड़के को देख रहा होता है जो चेयर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ये लड़का कहानी का मेन कैरेक्टर है। स्टूडेंट चेयर बॉय के सिर को पकड़ के कहता है कि बैलेंस सही से रखो। उसकी माँ पेरेंट काउंसिल की इंचार्ज है, तो अगर पकड़ा गया तो वह कह देगा कि दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे। हुन चेयर बॉय को मार कर गिरा देता है, जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। चेयर बॉय को देखते हुए स्टूडेंट गुस्से से बोलता है कि क्या उसने जानबूझकर किया। वहीं रिच किड उस पर थूक कर उसे लूजर कहकर उसकी इंसल्ट करता है। प्रोटागोनिस्ट अपनी चश्मे ढूंढते हुए रोने लगता है। रिच गाई सोचता है कि दुनिया एक जंगल है, जहां स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों के ऊपर चलने का हक रखते हैं। चाहे दुनिया कितनी भी एडवांस्ड हो जाए या नए नए एंटरटेनमेंट फॉर्म्स आ जाएं, उसे लूजर्स को नीचा दिखाने से ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आता। फाइनल मैच में उसका ओपोनेंट एक डीलर है जो अपना जॉब हर ओपोनेंट के हिसाब से चेंज करता है। रिच गाई सोचता है कि डीलर शायद ब्रूजर जॉब चुनेगा, जो असासिन क्लास के खिलाफ काफी स्ट्रांग होता है। यही सोचकर वह अपने इंटरवर्स अकाउंट में लॉग इन करता है। प्लैनेट मैन क्राउड को कंपटीशन के फिनाले के लिए हाइप करता है। यह एक वन ऑन वन बैटल है जिसमें प्लेयर्स के आइटम्स और लेवल्स एडजस्ट किए गए हैं ताकि दोनों इक्वल ग्राउंड पर हों। सिर्फ उनका जॉब और स्किल बिल्ड ही फर्क लाएंगे। सीधे शब्दों में, जिस प्लेयर की स्ट्रैटेजी बेहतर होगी वही जीतेगा। पहला प्लेयर है ब्लैक स्कल, जो एक असासिन क्लास का प्लेयर है। वह एक मिडिल स्कूलर है और इतनी कम उम्र में इतना टैलेंटेड होना इम्प्रेसिव है। दूसरा कंटेस्टेंट है आर्क, जो अलग अलग जॉब्स में स्पेशलाइज करता है। प्लैनेट मैन सोचता है कि असासिन के खिलाफ वह कौन सा जॉब चुनेगा। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब देखते हैं कि आर्क ने मैच जॉब चुना है। मैच को असासिन के खिलाफ सबसे वीक क्लास माना जाता है क्योंकि मैजेस क्लोज कॉम्बैट में वीक होते हैं। प्लैनेट मैन आर्क से पूछता है कि क्या यह उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आर्क रिप्लाई करता है कि यह स्ट्रैटेजी नहीं है। वह बस सोचता है कि उसका ओपोनेंट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए एक मैच से उसे हरा देना मुश्किल नहीं होगा। भाई साहब तो फाइट शुरू होने से पहले ही डैमेज कर रहे हैं। मैच के काउंटडाउन के दौरान आर्क अपना हुड उतारता है और रिवील करता है कि वह भी एक मिडिल स्कूलर है। वह ब्लैक स्कल का मास्क पहनने पर मजाक उड़ाता है, जो ब्लैक स्कल को गुस्से से भर देता है। ब्लैक स्कल सोचता है कि यह बंदा बस अटेंशन सीकर है। फाइट शुरू होती है। आर्क अपनी मैजिक स्पेल से ब्लैक स्कल को दूर रखता है, लेकिन ब्लैक स्कल सब स्पेल्स डॉज करके डिस्टेंस कम करने की कोशिश करता है। आर्क टेंशन में लगता है और डिस्टेंस और कम करने का सोचता है ताकि वह स्पेल्स लैंड कर सके। ब्लैक स्कल सोचता है कि वह आइडियट है जो एक असासिन के खिलाफ क्लोजर आ रहा है। ब्लैक स्कल अपना रियर एनबश स्किल यूज करता है जिससे वह आर्क के पीछे जाकर अटैक करे, लेकिन मैज मुड़कर मुस्कुराता है और रिवील करता है कि यह एक ट्रैप था। वह ब्लैक स्कल पर एक स्पेल लैंड करता है जो उसे घुटनों पर गिरा देता है। आर्क उससे पूछता है, क्या तुमने सीरियसली सोचा कि एक डीलर असासिन के स्किल्स के बारे में नहीं जानता होगा। उसे एक मैच के खिलाफ हार कर ब्लैक स्कल और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। ब्लैक स्कल अपना अल्टीमेट स्किल यूज करता है जो उसे इनविजिबल बना देता है। उसका अगला अटैक ओपोनेंट को स्टन कर देगा।
आर्क स्माइल करते हुए कहता है कि यह अनफेयर है क्योंकि वह उसे देख या सुन नहीं सकता। लेकिन फिर वह रिवील करता है कि उसने भी एक स्किल तैयार किया है। वह अपना अल्टीमेट स्किल एनर्जी ब्लास्ट यूज करता है, जो एक स्लो मूविंग प्रोजेक्टाइल रिलीज करता है जो काफी ज्यादा डैमेज करेगा। कमेंटेटर्स बिलीव नहीं करते कि आर्क एक स्लो प्रोजेक्टाइल यूज कर रहा है, एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जो इनक्रेडिबल स्पीड से मूव करता है। अब दोनों प्लेयर ऐसे सिचुएशन में हैं जहां एक ही अटैक उनका गेम खत्म कर सकता है। यह फाइट का रिजल्ट बस इस पर डिपेंड करेगा कि क्या आर्क ब्लैक स्कल के इनविजिबल अटैक का रिएक्ट कर सकता है या नहीं। ब्लैक स्कल अभी भी मैच के ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर से गुस्से में है। वह अपना सिंक्रो रेट बढ़ाने का फैसला करता है जिससे वह अपनी टाइम परसेप्शन को स्लो कर सके। इंटरवर्स सिस्टम प्लेयर्स को टाइम का परसेप्शन स्लो करने की परमिशन देता है। कुछ लोग मेंशन करते हैं कि टाइम उनके लिए ऑलमोस्ट रुक जाता है। ब्लैक स्कल फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है। वह अपना सिंक्रो रेट 210% तक बढ़ा लेता है, लेकिन शॉकिंगली आर्क उसके अटैक को टॉस कर लेता है और उसे एक एनर्जी ब्लास्ट से हिट करता है। आर्क मुस्कुराकर वही बात बोलता है जो हन ने उसे कही थी जब उसने उसे चेयर पे धकेल दिया था। ब्लैक स्कल की आंखें शौक में फट जाती हैं जब वह ये वर्ड सुनता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ करे, आर्क अपना अल्टीमेट ब्लास्ट कर देता है और मैच खत्म हो जाता है। ब्लैक स्कल इंटरवर्स से लॉग आउट हो जाता है, अपना हेडसेट गुस्से में फेंकता है और चिल्लाता है, ये सोचकर कि वह प्लेयर कौन था। वह प्लेयर कोई और नहीं, चेयर गाई और कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है। वह मुस्कुराता है और सोचता है कि हन का चेहरा कैसा लगेगा जब वह स्कूल में उससे मिलेगा। कहीं और एक प्रोफेसर अपने टैबलेट पर प्लेयर्स की लिस्ट देख रहा है। वह एक प्लेयर का सिंक्रो रेट देखकर शॉक हो जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि क्या गेम में कोई इलीगल प्रोग्राम आ गया है। वह कहता है कि वह खुद उस प्लेयर से मिलने जाएगा क्योंकि उसे यह पता करना है कि क्या उस लेवल का सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल है। दूसरी तरफ हन अपने होश खोकर चेयर गाय को नॉनस्टॉप किक कर रहा है। उसका फ्रेंड कहता है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कल के फाइनल में हार गया था। हन फेमस होकर अकादमी में एक्सेप्ट होना चाहता था, लेकिन उसका अनडिफीटेड टाइटल और नो हिट रिकॉर्ड एक ही दिन में चला गया। और सबसे बड़ी बात, उसे एक मिडिल स्कूलर से हारना पड़ा जो शायद उम्र में उसके बराबर ही था। जैसे ही हन उसे मारते हुए सोचता है कि क्या वह सच में वह बंदा है जिसने उसे हरा दिया, प्रोटोगोनिस्ट माफी मांगता है और प्रिटेंड करता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्यों पनिश किया जा रहा है। ये बात हन को कंफ्यूज कर देती है और वह सोचता है कि यह बंदा उसे कैसे जीत सकता है, और फिर वहां से चला जाता है। जब हन चला जाता है तो चेयर गाई हंसने लगता है क्योंकि उसे पता है कि फाइनल्स जीतकर उसने हन को डीप डाउन हर्ट किया है। उसने स्कूल ज्वाइन करने के दिन से हन के बुलिंग को सहा है। वीआर के राइज होने के बाद भी बुलिंग बंद नहीं हुई। प्रोटागोनिस्ट रियल लाइफ में हर बार हार कर थक चुका था, इसलिए उसने वर्चुअल वर्ल्ड में अपने बुली को हराने का प्लान बनाया। उसे पता है कि रियल लाइफ में वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और उसका लाइफ ऐसे ही चलेगा। जब उसकी टीचर उसका रोल नंबर बोलती है तो वह उसकी हालत देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं और अपना लेक्चर कंटिन्यू करती है। प्रोटागोनिस्ट टीचर से नाराज है कि उसने कभी मदद करने की कोशिश नहीं की। उसे पता है कि हन का फैमिली इन्फ्लुएंशियल है और टीचर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। वह सोचता है कि रियलिटी सिकनिंग है और अपने बुली को मॉन्स्टर्स की तरह देखता है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में उसके लिए इन मॉन्स्टर्स को स्ले करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह स्ट्रेस को दूर करने का उसका तरीका है और इसी वजह से वह गेम में काफी स्ट्रांग हो गया है। HOT, हीरोज ऑफ टाइम। गेम में आपके पास 3 क्लासेस होती हैं: टैंकर, डीलर और सपोर्ट। आप एक क्लास चूज करते हैं और उस क्लास के अंदर एक जॉब पिक करते हैं। हर जॉब का लेवल इंडिविजुअली बढ़ता है, जो क्लासेस चेंज करना मुश्किल बना देता है। नोआह एक डीलर क्लास का प्लेयर है। वह अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और देखता है कि उसने काफी गोल्ड कलेक्ट कर लिया है। वह सोचता है कि इस गोल्ड का यूज करके अपनी मंथली फीस पे करेगा। जैसे जैसे इंटरवर्स ज्यादा वाइडली यूज होने लगा, यह ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड का एक ऑल्टरनेट वर्जन बन गया। वीआर वर्ल्ड की करेंसी गोल्ड रियल लाइफ मनी में कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप एक सर्टेन एज तक पहुंच जाएं। इसका मतलब है कि नोआह अपना पैसा तब तक विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक वह अडल्ट ना बन जाए। जब वह अपना गोल्ड देखने में बिजी होता है, उस पर पीछे से एक एम्बश होता है, लेकिन वह क्विक है, अटैक को लास्ट मोमेंट पर डॉस कर लेता है। तभी और प्लेयर्स अलग अलग वेपन्स के साथ सामने आ जाते हैं। उनका लीडर अटैकर का मजाक उड़ाता है कि उसका स्पीयर अटैक मिस हो गया। नोआह अभी भी कंफ्यूज है और उनसे पूछता है कि वे उसे क्या चाहते हैं। लीडर एक पागल जैसे स्माइल करता है और कहता है कि वह उसे मारना चाहते हैं। प्रोटागोनिस्ट उन्हें देखता है और सोचता है कि क्या ये ज़ॉम्बी है। गेम में ज़ॉम्बीज उन प्लेयर्स के ग्रुप्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और प्लेयर्स का शिकार करते हैं। इन्हें एक डेली कोटा दिया जाता है और ये कंपनी को गोल्ड या दूसरी चीज़ें देकर पेमेंट लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करने वाले लोग अक्सर या तो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है और उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। नोआह इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था, इसलिए वह ग्रुप के सामने खड़ा हो गया और फाइट के लिए तैयार हो गया।
लीडर उसे बताता है कि वे सब नॉर्मल प्लेयर्स हैं, सिर्फ वह बंदा जो पहले उस पर अटैक कर रहा था, उसकी आंखें लाल हैं, जो ये दिखाता है कि उसने किसी प्लेयर को पहले मारा है। अगर नोआह उन्हें मारने की कोशिश करेगा और नॉर्मल प्लेयर्स को हरा देगा तो सिस्टम उसे प्लेयर किलर टैग दे देगा। प्रोटोगोनिस्ट को पता है कि वह उनसे लड़ नहीं सकता क्योंकि उसे पेनल्टी मिल जाएगी। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन ग्रुप उसे जाने नहीं देता। एक बंदा अपनी ब्लेड से उसके हाथ को चोट पहुंचा देता है। नोआह अब कॉर्नर्ड है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह सोचता है कि क्यों उसके साथ हमेशा ऐसा होता है। उसे स्कूल का फ्लैशबैक याद आता है जब हन सिर्फ इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि नोआह उसकी तरफ देख रहा था। नोआह रियलाइज करता है कि अगर वह सबको मार देगा तो उसे और ज्यादा चीजें लूज करनी पड़ेंगी, इसलिए मर जाना और अपनी 10% को लूज करना बेहतर होगा। लेकिन यह वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है और इस बार वह पीछे नहीं हटने वाला। वह अपनी ब्लेड निकालता है और एक एक करके प्लेयर्स को स्लैश करने लगता है। ज्यादातर प्लेयर्स नॉर्मल हैं तो उन्हें हराना आसान है। उसे बस इतना करना है कि वह तब तक सर्वाइव करे जब तक उसका प्लेयर किलर टैग एक्सपायर हो जाए। सब नॉर्मल प्लेयर्स को हराने के बाद नोआह लीडर की तरफ चार्ज करता है, लेकिन लीडर उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। लीडर कहता है कि वह उन ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं है और अब प्रोटैगनिस्ट एक मर्डरर बन गया है, इसलिए उसके लिए मरना एक बहुत बड़ा लॉस होगा। इस बीच एक मास्क्ड प्लेयर फॉरेस्ट के ऊपर से अपने क्रो का यूज करके नोआह को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वह प्रोटोगोनिस्ट को ढूंढ लेता है। तब तक नोआह लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है। लीडर इंप्रेस है कि नोआह ने सर्जिकल प्रिसीजन के साथ सब ज़ॉम्बीज़ को मारा बिना एक भी हिट लिए। लेकिन अब उसके मरने का टाइम आ गया है। लीडर अपनी ब्लेड के साथ नोआह पर चार्ज करता है। प्रोटोगोनिस्ट उसका अटैक देख सकता है लेकिन उसका बॉडी उतनी फास्ट नहीं है कि रिएक्ट कर सके। टूर्नामेंट के इक्वल स्टैट्स वाली फाइट्स के कंट्रास्ट में यहाँ लेवल्स का बड़ा गैप है। हाई स्टैट्स वाला प्लेयर आसानी से दूसरे प्लेयर को ओवर पावर कर सकता है। जैसे ही लीडर उसके ऊपर फिनिशिंग ब्लो देने वाला होता है, एक मास्क्ड मैन उसकी प्लेट को रोक देता है। लीडर गुस्से में पूछता है कि वह कौन है। मास्क्ड मैन माफी मांगता है इंटरफेरेंस के लिए और कहता है कि उसका प्रोटोगोनिस्ट के साथ कुछ काम है। वह उसे उसके इन गेम नाम आर्क से बुलाता है और पूछता है कि क्या उसने अपने टूर्नामेंट मैच में कोई चीट्स यूज की थी। प्रोटोगोनिस्ट तुरंत कहता है कि उसने कभी चीट्स यूज नहीं की। लीडर मास्क्ड मैन पर और भी गुस्सा हो जाता है कि उसने इंटरफेयर क्यों किया। मास्क्ड मैन एफर्टलेसली उसकी तलवार हटा देता है और अपनी ब्लेड उसके गले पर रख देता है। फिर वह आर्क से पूछता है कि क्या उसने बिना किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम के 400% का सिंक्रो रेट अचीव किया। हमारे प्रोटोगोनिस्ट भी यह सुनकर कंफ्यूज हो गए। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या उनका सिंक्रो रेट सच में इतना हाई था। आदमी ने बताया कि उनका पिछला स्ट्राइक 400% से ज्यादा के सिंक्रोनाइजेशन पर हुआ था, जो इस गेम में किसी ने कभी अचीव नहीं किया। प्रोटोगोनिस्ट ने कहा कि सिंक्रो रेट मापने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने कभी अपना माप नहीं किया। अचानक एक बोलती हुई ट्रेजर बॉक्स वहां आई। यह एक मिमिक थी जो एचओटी वर्ल्ड के मैनेजमेंट से जुड़ी थी और चीटिंग रिपोर्ट की जांच कर रही थी। एनपीसी ने आर्क से कहा कि उस पर चीटिंग का शक है और उसे अपनी मूव दोबारा करनी होगी। प्रोटैगोनिस्ट ने एनपीसी पर चिल्लाया कि वह उस प्लेयर किलर के पीछे जाए जो उसके सामने खड़ा था। लेकिन क्योंकि उस आदमी ने अब तक किसी को नहीं मारा था, एनपीसी ने कहा कि कोई वायलेशन डिटेक्ट नहीं हुई है। इसके बजाय एनपीसी को शक था कि प्रोटैगोनिस्ट ने बैन किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपना सिंक्रो रेट बढ़ाया है, जो उसके अकाउंट के परमानेंट बैन होने का कारण बन सकता है। प्रोटैगोनिस्ट को गुस्सा आया और उसने जोर दिया कि उसने कभी बैन किए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। एनपीसी ने कहा कि अगर वो इनोसेंट है तो यह टेस्ट उसके लिए आसान होगा। मास्क्ड आदमी ने अपनी एक ब्लेड एमसी को दी और कहा कि वह अपनी इनोसेंस प्रूव करे। यह सुनकर लीडर ने पूछा कि क्या वह सच में चीटिंग कर रहा है। मास्क्ड आदमी एक तरफ हट गया और लीडर को परमिशन दे दी कि वह आर्क पर अटैक करे। लीडर आर्क पर चार्ज करता है और उस पर वॉर करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट उसके अटैक्स अपनी ब्लेड से ब्लॉक कर लेता है। प्रोटैगोनिस्ट को पता था कि उसका सिंक्रो रेट थोड़ा अबव एवरेज है, लेकिन उसे कभी पता नहीं था कि यह इतना हाई हो सकता है क्योंकि उसने कभी माप नहीं किया था। लीडर के साथ फाइट करते वक्त उसे रियलाइज होता है कि वह दुनिया का पहला प्लेयर है जिसका सिंक्रो रेट इतना हाई है। लीडर कंफ्यूज हो जाता है जब वह प्रोटैगोनिस्ट को हंसते हुए देखता है। अब हमारा बॉय रियलाइज करता है कि वह स्पेशल है। वह अपनी सारी एनर्जी डिफेंडिंग पर फोकस करने का फैसला करता है। क्योंकि लीडर का अटैक उसे धीमा लगता है, वह उसके वॉर करने से पहले ही रिएक्ट करने की कोशिश करता है। वह अपनी सेंस को मैक्सिमम लेवल तक रेज करता है और लीडर के जॉइंट्स के मोशन का फ्लो पढ़कर उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है। एनपीसी और मास्कड गाय स्क्रीन पर उसके सिंक्रो रेट को देखकर शॉक्ड है। लीडर कुछ भी करके उसे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे प्रोटैगनिस्ट को पहले से पता हो कि वह क्या करने वाला है। जब वह लीडर पर फाइनल ब्लो देता है, स्क्रीन उसका सिंक्रो रेट 5.27% रिकॉर्ड करती है। मास्क्ड गाय उसे शॉक्ड होकर देखता है और सोचता है कि क्या यह एक इरेगुलर की शुरुआत है। प्रोटैगनिस्ट उसे पूछता है कि क्या यह उसकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए काफी है।
मास्क्ड गाय माफी मांगता है और उसे एक सजेशन देना चाहता है, लेकिन अब प्रोटैगनिस्ट कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। वह आदमी की बात को बीच में ही काट देता है और कहता है कि वह इंटरवर्स में एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है। वह कहता है कि अब वह किसी से नहीं हार सकता और आदमी से पूछता है कि क्या वह उसका दिया हुआ वेपन रख सकता है। आदमी एक सिगल लेता है और कहता है कि पहले प्लेयर किलिंग सिचुएशन को हैंडल करना होगा, इसलिए वह उसे बाद में बात करेगा। अचानक से वह प्रोटोगोनिस्ट के फेस पर मार देता है और एमसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। प्रोटोगोनिस्ट को यह भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। आदमी उसे कहता है कि अगर उसे अपने आइटम्स वापस चाहिए तो उसे एक बंदे को ढूंढना होगा जिसका आईडी हाइड ऑन एंड पुश है। उसका एक वॉर प्रोटागोनिस्ट को गेम में मार देता है और वह लॉग आउट हो जाता है। जब वर्चुअल वर्ल्ड इंटरवर्स बना तब रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई। रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई और टाइम के साथ एक्सट्रीमली एडवांस्ड एआई वाले रोबोट्स इंप्लीमेंट होने लगे। ये रोबोट्स इतने एफिशिएंट हो गए कि उन्होंने कई लोगों के जॉब्स रिप्लेस कर दिए। हालात ये हो गई कि हर घर में रोबोट्स देखने को मिलते थे। उन्हीं रोबोट्स में से एक था टी1, जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट का गार्डियन था जब से वह 10 साल का था। एमसी एक दिन घर आया, रो रहा था और स्क्रैचेस से भरा हुआ था। रोबोट का पहला रिएक्शन गुस्से का था और उसने पूछा कि क्या हुआ। नोआह ने बताया कि उसने अपने सारे आइटम्स खो दिए हैं। जब उसने पूरी सिचुएशन टी1 को समझाई तो रोबोट ने उसे डांटा कि वह वीआर कैफे में पैसे खर्च कर रहा है। रोबोट ने कहा कि वह अपनी बैटरी पूरी चार्ज ना करके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बचा रहा था और उसका एमसी ऐसे पैसे उड़ा रहा है। रोबोट के शांत होने के बाद उसने सजेस्ट किया कि उस बंदे के पास जाओ जिसका नाम हाइड ऑन बुश है और अपने आइटम्स वापस मांगो। नोआ को डाउट था कि वह आदमी उसके आइटम्स इजीली वापस दे देगा। रोबोट ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उसके सामने घुटने टेक दो और भीख मांगो। हमारे बॉय ने कभी किसी से फेवर नहीं मांगा था, इसलिए उसने रोबोट से हेल्प मांगी। रोबोट ने उसे एश्योर किया कि वह उसे फेवर मांगने की एंशिएंट आर्ट सिखाएगा जो उसके डेटा के पास्ट जनरेशन से पास डाउन हुई थी। हमारा लड़का बूट लिकिंग की कला सीखने वाला था। नोआ गेम में दोबारा लॉगिन करता है और उस आदमी से अपने आइटम्स वापस मांगता है। उसका बो करने का स्टाइल थोड़ा ऑफ था, लेकिन उसमें स्पिरिट थी। आदमी उसे कहता है कि खड़ा हो जाए क्योंकि वह बिना बोव किए ही उसके आइटम्स वापस दे देगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उसने एक इंटरवर्स कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया और कहा कि वह उसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। अगर प्रोटोगोनिस्ट ने इन सवालों का ईमानदारी से जवाब नहीं दिया तो वह उसके आइटम्स गिरा देगा। कॉन्ट्रैक्ट ये एश्योर करता है कि डील की सारी कंडीशंस फुलफिल हो और दोनों पार्टियां सेटिस्फाइड हो। आर्क कॉन्ट्रैक्ट से फाइन था क्योंकि उसके भी कुछ सवाल थे मास्क्ड आदमी के लिए। यह सुनकर आदमी ने एक और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ दी जिसमें एमसी को भी सवाल पूछने का ऑप्शन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद एमसी को तुरंत अपने आइटम्स वापस मिल गए। मास्क्ड आदमी ने अपना पहला सवाल पूछा, क्या तुम सच में मिडिल स्कूलर हो? आर्क कॉन्ट्रैक्ट के लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करता है और जवाब देता है नहीं। सिस्टम उसका झूठ डिटेक्ट कर लेता है और उसके सारे आइटम्स तुरंत ले लिए जाते हैं, उसके कपड़े तक। मास्क्ड आदमी कहता है कि सिस्टम उसके ब्रेन वेव्स पढ़ सकता है, इसलिए कोई भी झूठ पकड़ा जाएगा। यह सुनकर आर्क कंफर्म करता है कि वह मिडिल स्कूल में है। अब उसकी टर्न आई और उसने आदमी से पूछा कि वह उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। मास्क्ड आदमी ने बताया कि वह उसे एक गेम टीम के लिए स्काउट कर रहा है और ये सब उस इंटरव्यू का पार्ट है। ये सुनकर आर्क कंफ्यूज हो गया और टीम के बारे में और पूछा, लेकिन उसकी सवाल की टर्न खत्म हो गई थी। आदमी ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारे फ्यूचर करियर गोल्स क्या हैं? प्रोटोगोनिस्ट ने जवाब दिया कि वह सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। फिर आर्क ने टीम के बारे में पूछा। आदमी ने रिवील किया कि वह फैंटेसी अकादमी के लीग टीम की बात कर रहा है। यह सुनकर आर्क शॉक्ड हो गया और सोचने लगा कि क्या वह सच में फैंटेसी अकादमी की बात कर रहा है। आदमी ने उसे पूछा, क्या तुम्हें गेमिंग पसंद है? आर्क ने हेजिटेंट होकर कंफर्म किया। अब वह सोचने लगा कि क्या वह सच में फैंटेसी अकादमी का हिस्सा बन सकता है। हर गेमिंग स्टूडेंट का सपना होता है कि वह अकादमी ज्वाइन करे। डीप थॉट में चला गया और आदमी से पूछा, क्या मैं उस अकादमी में जा सकता हूँ? आदमी ने कहा, जब तक तुम खुद को सूटेबल समझते हो तुम अकादमी में जा सकते हो। वो फिर एमसी से पूछता है कि क्या वो कभी एक ऐसे एनिमी के सामने पीछे हटेगा जो हर एस्पेक्ट एस्पेक्ट में उससे ज्यादा स्ट्रांग है। आर्क कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अचानक उसका दिमाग हन और सारे बुलीज की तरफ चला जाता है। उसे पता है कि वो गिव अप नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसका आंसर उसे झूठ लगता है। वो नीचे देखते हुए आदमी से कहता है कि वो गलत था। वो ऐसे फाइट में शामिल नहीं होना चाहता जिसमें जीतने के चांस ना हो, लेकिन अगर वो उसका आखिरी फाइट ना हो तो वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा ताकि उस ओपोनेंट का सामना कर सके। मास्क आदमी एक स्पैरिंग कंपटीशन के बारे में बताता है जो फैंटेसी अकादमी के स्टूडेंट्स के बीच हर साल होता है। कई टीम्स का एम होता है लीग जीतना और अकादमी की रिप्रेजेंटेटिव टीम बनना, लेकिन उन स्टूडेंट्स में से सिर्फ कुछ अपने सपने पूरे करते हैं, बाकी गिव अप कर देते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ एक एमवीपी बचता है विनिंग टीम में।
आदमी अपनी तलवार आर्क की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि क्या उसके पास इतना है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। आर्क हार से नफरत करता है। वर्चुअल वर्ल्ड में उसने हन पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि उसे अपनी ऑनलाइन स्किल्स पर भरोसा था। लेकिन रियल वर्ल्ड में चीज़ें अलग हैं। वो रियल वर्ल्ड में उसका सामना नहीं करना चाहता क्योंकि अगर वो कभी फाइट नहीं करेगा तो वो हार का सामना नहीं करेगा। वो सोचता है कि अगर उसका सामना एक ऐसे ओपोनेंट से हो जो उससे स्ट्रांग हो और जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता तो वो क्या करेगा। उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके पास जवाब पहले से ही है। वो आदमी की तलवार को अपने पैर हाथों से पकड़ लेता है और कहता है कि अब उसकी टर्न है सवाल पूछने की। आर्क मुस्कुराता है और आदमी से पूछता है कि क्या उसे अपनी टीम के लिए एक एस चाहिए। आदमी तलवार वापस खींचता है और कहता है कि हाँ, लेकिन अभी उसे एस बनने के लिए काफ़ी चीज़ें सीखनी है। सिर्फ उसका हाई सिंक्रो रेट काफ़ी नहीं है। आदमी कहता है कि उसे एंट्रेंस टेस्ट अपनी स्ट्रेंथ से क्लियर करना होगा। अब उसकी टर्न है पूछने की और आदमी एमसी से पूछता है कि क्या वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिगोरस ट्रेनिंग के लिए तैयार है, जो 3 महीने में होने वाला है। आर्क बिना सोचे अपना जवाब दे देता है क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी ट्रेनिंग अगले दिन से शुरू होती है। ट्रेनिंग शुरू करते ही वो एक लड़की को अपने सामने खड़ा देखता है। वो कहती है कि मास्क्ड आदमी ने उसे यहाँ भेजा है। लड़की मास्क्ड आदमी को प्रोफेसर बुलाती है और आर्क से पूछती है कि क्या वो दूसरी रिकमेंडेशन है जिसके बारे में प्रोफेसर बात कर रहा था। आर्क कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके अलावा भी कोई रिकमेंडेशन है। लड़की स्ट्रेच करना शुरू करती है और कहती है कि उसने अभी तक कुछ नहीं सुना। बिना वार्निंग के वो उसके सिर पर किक मारने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाता है। जब वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है तब वो उसके सिर को पकड़कर उसके चेस्ट पर पंच मार देती है। लड़की रिवील करती है कि उसने उसके हाई सिंक्रो रेट के बारे में सुना है और उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करती है। जब वो ठीक से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने अपनी पेन परसेप्शन कम कर ली है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ नहीं लगता। आर्क लिटरली पास आउट होने वाला होता है लेकिन वो पेन परसेप्शन का परसेंटेज बताने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अभी तक उस पर अटैक करने के लिए नाराज से है। लड़की उसकी तरफ स्केरी फेस के साथ चलती है जो उसे बोलने पर मजबूर कर देता है। आर्क रिवील करता है कि उसकी पेन परसेप्शन 1% पर सेट है। ये सुनकर लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि सब लोग अपनी पेन परसेप्शन 20% पर सेट रखते हैं ताकि सिंक्रो रेट बढ़ सके। प्रोटैगोनिस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पेन परसेप्शन बढ़ाने से सिंक्रो रेट भी बढ़ता है। लड़की कहती है कि उसे आर्क पसंद नहीं है और वो उसे 20 बार मार लेगी तो भी वो उतना ही पेन फील करेगा जितना अभी कर रहा है। जब आर्क उसे एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वो उसे पंच करने की कोशिश करती है लेकिन वो डॉज कर लेता है। इस बार वो मुस्कुरा के उससे पूछता है कि क्या उसने सच में सोचा था कि वो वही गलती फिर से करेगा। आर्क अपने लास्ट फाइट वाले फीलिंग को याद करने की कोशिश करता है जहां उसने अपने सभी सेंस को उनके हाईएस्ट लेवल पर ले आया था। इसी बीच प्रोफेसर का असिस्टेंट नूह के प्रोफाइल को देख रहा होता है। वो प्रोफेसर से पूछता है कि क्या उसने सच में 3 महीने के लिए वीआर कैफे का पैसा दिया था, क्योंकि बच्चे के पास घर में वीआर सिम्युलेटर नहीं था। फिर वो मीटिंग के बारे में पूछता है। प्रोफेसर बताता है कि प्रोटागोनिस्ट का सिंक्रो रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसे अभी भी कई एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। असिस्टेंट हंसता है और कहता है कि सिर्फ सिंक्रो रेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के प्लेयर को और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। प्रोफेसर कहता है कि इसी वजह से उसने कैरी को उसके साथ ड्यूल करने को बोला था। ये सुनकर असिस्टेंट थोड़ा वॉरी हो जाता है क्योंकि उसका लगता है कि लड़की के मारने से आर्क को ट्रॉमा हो सकता है। प्रोफेसर कहता है कि रिजल्ट का वेट करते हैं क्योंकि कभी कभी एक ऐसी मॉन्स्ट्रस बीइंग मिल जाता है जो सबके एक्सपेक्टेशंस को एक्सेसीड कर देता है। जब वो उन दोनों को चेक करने जाता है तो देखता है कि आर्क बैडली हार रहा है कैरी से। आर्क प्रोफेसर को देखकर कहता है कि वो उस रैडिश आई ब्रू गर्ल को रोक ले। ये सुनते ही कैरी और गुस्से में आकर उसे और जोर से मारती है। फाइट के बाद प्रोफेसर उन्हें इंट्रोड्यूस करता है। आर्क एक डीलर है जो अब भी नॉमिनेटेड स्टूडेंट बना है और अपनी ट्रेनिंग जल्दी शुरू करेगा। लड़की का नाम कैरी है जो एक डीलर है और नॉमिनेटेड स्टूडेंट के रूप में 6 महीने से अकादमी में ट्रेनिंग कर रही है। प्रोफेसर कहता है कि अब दोनों एक ही टीम में काम करेंगे, लेकिन उनके रिएक्शंस देखकर लगता है कि दोनों का कंपैटिबिलिटी इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। कैरी प्रोफेसर से पूछती है कि क्या वो फिर से ट्रेनिंग शुरू कर सकती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस लड़के के साथ ड्यूल कर लिया है। प्रोफेसर उससे ड्यूल के बारे में पूछता है और वो कहती है कि एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट था। आर्क गुस्से से भड़क जाता है और प्रोफेसर से पूछता है कि क्या सारे नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स उसके जैसे ही हैं। प्रोफेसर बताता है कि अकादमी में सिर्फ वही दोनों नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स हैं और कोई नहीं। फिर वो आर्क से पूछता है कि उसका ड्यूल के बारे में क्या सोचना है। आर्क कहता है कि उसे सिंक्रो रेट के अलावा और भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लड़की ट्रेंड लगती थी और वो डेफिनेटली उसके पिछले ओपोनेंट से स्ट्रांग थी। इस वजह से उसे लगता है कि उसका स्किल लेवल एक वॉल तक आ गया है। वो ये भी महसूस करता है कि हाई सिंक्रो रेट यूज़ करने के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है।
प्रोफेसर समझाता है कि अगर सिंक्रो रेट मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा दिया जाए तो बर्नआउट होना लाजमी है और फिर उसे कुछ टाइम तक यूज नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि पिछली बार लड़की उसे नॉकआउट कर पाई थी। प्रोफेसर कहता है कि एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए सिर्फ सिंक्रो रेट पर भरोसा करना काफ़ी नहीं है, मार्शल आर्ट्स और मेडिटेशन जैसे स्किल्स भी सीखने होते हैं। प्रोफेसर कहता है कि उसने कैरी शेड्यूल इसलिए करवाया था ताकि वो इन सब बातों को समझ सके। आर्क उससे पूछता है कि क्या लड़की के पास 6 महीने की ट्रेनिंग है और प्रोफेसर कंफर्म करता है। ये सुनकर आर्क मुस्कुरा के कहता है कि वो अगले 3 महीने में उसके बराबर आ जाएगा जब उसका टेस्ट होगा। प्रोफेसर कहता है कि उसे ये उम्मीद नहीं है कि वो टेस्ट तक उसके बराबर पहुंच पाएगा। जैसे उसका वेपन उसका सिंक्रो रेट है, वैसे ही केरी का वेपन उसकी फाइटिंग एबिलिटीज हैं। ये एबिलिटीज उसके साथ पैदा हुई हैं और एक नॉमिनेटेड स्टूडेंट के रूप में वो अपने हर दिन काफ़ी मेहनत से ट्रेनिंग में लगाती है। इसलिए वो सोचता है कि जब वो अकादमी में ऑफिशियली एनक्रॉल होगा तब वो कैरी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अब वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ट्रेनिंग कर सकता है। क्योंकि वो एक नॉमिनेटेड स्टूडेंट है, प्रोफेसर उसकी डेली ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं स्कूल के थ्रू। ये सुनकर आर्क खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और अपने बुलीज का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा और सोचने के बाद उसका चेहरा उदास हो जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि उसे स्कूल के कुछ काम निपटाने हैं। प्रोफेसर को लगता है कि वो अपने दोस्तों से अलविदा कहना चाहता है, इसलिए वो उसे जाने की परमिशन दे देता है। अगले दिन हन हैरान हो जाता है जब वो आर्क को क्लास में नहीं देखता। स्कूल के बाद वो अपने घर की तरफ जाता है, सोचता हुआ कि प्रोटोगोनिस्ट ने क्विट कर दिया होगा। उसे लगता है कि अब वो उसके आस पास नहीं होगा। तभी वो आर्क को अपने रास्ते में खड़ा देखता है। मेरे भाई ने तो अपने चश्मे भी नहीं पहने हैं, मुझे पता था ये कहाँ जा रहा है। वो हन को आंखों में देखकर पूछता है कि क्या उसे वो बंदा याद है जिसने उसे गेम में मारा था। वो एक फाइटिंग स्टांस में आता है और कहता है कि वो आर्क है। चश्मे तो बस उसका कैरेक्टर का पार्ट है, उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। उसने अपने आप को एक फेक आइडेंटिटी दी थी ताकि वो स्कूल में मिजरेबली जीत सके, और अपना असली आइडेंटिटी वीआर कैरेक्टर आर्क को दिया था। इससे उसे मुश्किल वक्त में अपने आप को संभालने में मदद मिलती थी। ये उसका जीने का तरीका था। वो मानता था कि लड़ाई करना कुछ फायदा नहीं देगा, क्योंकि वो जीत नहीं सकता। उसे नहीं चाहिए था कि वो किसी ऐसे एरेना में एंटर करे जहां वो हारने वाला हो। लेकिन अब वो हन के सामने खड़ा था, अपने चश्मे के बिना। वो उसे रियल वर्ल्ड में फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। हन उसे देखकर हैरान हो जाता है। जब उसे समझ आता है कि ये वही आर्क है, वो उसके पास जाता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। जब वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तो उनकी हाइट का डिफरेंस और ज्यादा दिखाई देने लगता है। वो उसे फेस पे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैरीली मिस हो जाता है। प्रोटागोनिस्ट अपने आप से कहता है कि उसे डरने की कोई बात नहीं है। वो नॉर्मली हन को अपने ग्रुप के साथ देख लेता था, लेकिन इस बार वो अकेला है। उसने वर्चुअल वर्ल्ड में कई बार लड़ाई की थी, इसलिए अब उसे इसे एक गेम समझना था। वो हन को मेंटली प्रोवोक करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस एक नोप है। ये सुनकर हुन का दिमाग गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। हुन गुस्से में आकर उससे पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि वो जीत जाएगा, बस इसलिए कि वो उसे अकेला देख रहा है। नोआ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंचेस बहुत वीक होते हैं। वो पैनिक हो जाता है जब उसे समझ आता है कि ये रियल वर्ल्ड है जो गेम से बिल्कुल अलग है। वो फेस पे पंच खाता है और गिर जाता है। हन उसे उठने का मौका नहीं देता और बेहजरमी से उसे मारने लगता है। वो उसे दोबारा पूछता है कि क्या उसने सोचा था कि वो जीत जाएगा बस इसलिए कि वो अकेला था। बहुत बुरा मार खाने के बाद नोआ उससे कहता है कि उसका चेहरा थोड़ा भी स्केरी नहीं लगता और उसके फेस पर थूक डाल देता है। हाँ, उसके बाद उसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा मार मिलता है। जब हन उसे मार चुका होता है तो वो उठता है और नोआ को वार्न करता है कि वो उसे फिर से नहीं मिलने आए, वरना वो सच में उसे मार डालेगा। जब वो मुड़कर जाना लगता है, नोआ उसे बुलाता है और पूछता है कि क्या वो जाने की सोच रहा है। नोआ उठकर चिल्लाता है कि उसने अब तक एक भी हिट नहीं लगाई। हन उससे पंच करने की कोशिश करता है जब वो उसकी तरफ चार्ज कर रहा होता है, लेकिन प्रोटागोनिस्ट गिरने लगता है। वो सोचता है कि क्या उसने ज्यादा हिट्स खा लिए हैं, क्योंकि अब उसके पैर हिल नहीं रहे। वो प्रोफेसर के क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू करता है। ये पहली बार है जब उसने अपने बुली के खिलाफ खड़ा होकर उसका सामना किया है। ये अपने आप में एक बड़ा चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ सामना करके खुश नहीं है। उसे ये समझ में आता है कि अगर कोई ऐसे दुश्मन से सामना करे जो उसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर वो सच में कुछ बदलना चाहता है तो उसे उससे सामना करना होगा और जीतना होगा। वो ऐसे बनना चाहता है और यही चीज़ उसे गिव अप करने से रोक देती है, चाहे वो चाहे तो भी। इससे वो अपनी बैलेंस वापस पाता है और उन्हें सीधा मुंह पे पंच मार देता है। भाई लिटरली उसे कुछ फीट दूर उड़ा देता है। वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन समझता है कि पुली जल्दी उठने वाला नहीं है। आंखों में आंसू के साथ वो अपनी पूरी ताकत से चीखता है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने अपने लिए खड़ा होकर जीत लिया है। वो घर वापस आता है रोबोट के पास, जो उससे पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्तों के साथ मजा किया। रोबोट बिना उसे देखे बात करता रहता है। जब फाइनली वो उससे फेस करता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि लड़का पूरी तरह से छोटों से भरा हुआ है। नोआ उसे कहता है कि वो बस कुछ स्टेयर से गिर गया था।
और अपनी वजह से मुस्कुराते हुए रोबोट को बताता है कि उसने वो स्टेयर तोड़ दिए। फिर वो प्रोफेसर से मिलता है एक रैंडम इनमें वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। प्रोफेसर को ये देखकर सरप्राइज होता है कि वो इतनी जल्दी वापस आया, क्योंकि उसने सोचा था कि इसमें एक वीक से ज़्यादा लगना चाहिए था। वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्तों से अलविदा कहा। एआर हवा में पंच मारकर कहता है कि उसने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ग्रीट किया था। प्रोफेसर उसे अकेडमी के एडमिशन टेस्ट के बारे में बताता है। अकेडमी के पास 10 प्रोफेसर हैं जो अलग अलग टीम्स के कोचेस हैं। हर टीम में मिनिमम 5 प्लेयर होने चाहिए, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर रिक्रूट करते हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा था, क्योंकि कुछ टीम्स में प्लेयर काफ़ी ज़्यादा थे और कुछ में कम। इसको सॉल्व करने के लिए अकेडमी को कुछ एक्शन लेना पड़ा। प्रोफेसर्स को हर टीम के लिए 2 स्टूडेंट्स रिकमेंड करने का ऑप्शन दिया गया है। ये रिकमेंडेशन टीम प्लेयर के टैलेंट का असेसमेंट करती है, और ये एक रोड ब्लॉक है जो इल्लीसिट एडमिशन को रोकता है। अकेडमी में एंटर होने के लिए तुम्हें उस टेस्ट में पासिंग ग्रेड लाना ज़रूरी है। प्रोफेसर उसे कहता है कि उसे टेस्ट के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस अपने बेसिक्स और सिंक्रो रेट पर फोकस करना होगा। वो उसे एश्योर करता है कि वो उसे 3 महीनों में सब कुछ सिखा देगा। ट्रेनिंग के 4 पार्ट्स थे। पहला पार्ट था लेक्चर्स, जो वीआर वर्ल्ड और गेम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाते थे। दूसरा पार्ट था फिजिकल ट्रेनिंग रियल वर्ल्ड में। प्रोफेसर का मानना है कि गेमिंग के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है। तीसरा पार्ट था अपने लेवल को इंक्रीज करना मॉन्स्टर्स हंट करके। उसे हर दिन 10 घंटे गेम खेलना पड़ता है। लास्टली, वो हर दिन 2 घंटे कैरी के साथ स्पैरिंग करता है। उसे स्पैरिंग में अपने सिंक्रो रेट का यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। हमारा लड़का अक्सर पिटने के बावजूद सीख रहा होता है। वो जानता है कि अगर वो कैरी के साथ फाइट करना चाहता है, तो उसे अपनी सिंक्रो रेट के अलावा एक और वेपन की ज़रूरत होगी। अगर वो जीत नहीं भी पाता, तो वो कभी गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो कोशिश करता रहेगा, रास्ता खुल जाएगा। 3 महीने बाद उसका एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आ जाता है। T1 उसे चेक करता है जब वो अपने सारे सामान पैक कर रहा होता है। एग्जाम के लिए निकलते वक्त वो समझता है कि उसने कितना ग्रो किया है। रोबोट के साथ 5 साल गुजार चुके हैं। वो अपने पेरेंट्स की फोटो देखकर उनसे कहता है कि उनका बेटा अब एक सपना देख रहा है। ये वही लड़का है जो पहले हमेशा रोता रहता था। रोबोट उसके पेरेंट्स से कहता है कि वो उसके टेस्ट के लिए चीयर करें। इस दौरान नोआ मुश्किल से ट्रेन में चढ़ पाता है। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो सिटी ई से सिटी ए तक बिना रुके जाती है। वो नर्वस होना शुरू कर देता है जब वो बैठता है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो सिटी ए जा रहा है। ये कंट्री का सबसे एडवांस्ड सिटी है। वो अपने महंगे ट्रेन टिकट को देखता है और सोचता है कि अगर वो टेस्ट में फेल हो गया और प्रोफेसर को निराश कर दिया तो क्या होगा। फिर वो सारी नेगेटिव सोच को हटा देता है और अपने आप पर थोड़ा और कॉन्फिडेंस रखता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से ट्रेनिंग की थी। अचानक उसे अपने चेहरे पर एक धूप की किरण महसूस होती है। वो विंडो के बाहर देखता है और उसे सबसे खूबसूरत सनसेट दिखाई देता है जो उसने कभी देखा था। ये देखकर उसे ये समझ में आता है कि ये है असली दुनिया, और वो फाइनली एकेडमी जा रहा है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और नोआ का स्वागत प्रोफेसर के असिस्टेंट करते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन किम के नाम से करते हैं और कहते हैं कि वो उसका गाइड होगा आज के दिन के लिए। सिटी ई से सिटी ए ज़्यादा डेवलप्ड और एडवांस्ड नज़र आती है। असिस्टेंट प्रोटेगोनिस्ट को एक फैंसी होटल दिखाता है। वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसे सच में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। वो बंदा उसे कहता है कि वो होटल की फैसिलिटीज़ जितनी चाहे यूज़ कर सकता है। वो खुश होता है कि नोआ असली ज़िंदगी में उतना इनोसेंट है जितना गेम में लगता था। नोआ ये सुन के थोड़ा सरप्राइज होता है और पूछता है क्या उन दोनों का पहले मिलना हुआ है। किम तुरंत एक पोज बनाता है और कहता है कि उसने ही नोआ को प्रोफेसर के पास रिकमेंड किया था। वो बताता है कि वो फेमस स्ट्रीमर प्लैनेट मैन है। लेकिन हमारे लड़के को ज़्यादा एक्साइटेड रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उसने कभी उसकी स्ट्रीम्स नहीं देखी थी। वो उससे पूछता है कि क्या होटल में कोई ऐसी जगह है जहां वो इंटरवर्स एक्सेस कर सके। किम उसे समझाता है कि प्रोफेसर चाहता था कि सब अच्छे से रेस्ट करें, इसलिए वीआर का यूज़ मना किया गया है। लेकिन वो ये भी बताता है कि वो डेट पर जा रहा है, और अगर वो प्रोफेसर को बताता है कि उसने उसकी अच्छे से देख रेख की, तो वो उसे वीआर यूज़ करने में मदद करेगा। प्रोटैगोनिस्ट ये सुन के खुश हो जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब वो फाइनली सिटी ए को वीआर में देखने के लिए एक्साइटेड होता है। इंटरवर्स में एक चीज़ होती है जिसे मिरर वर्ल्ड कहा जाता है, जो एक एग्जैक्ट रेप्लिका होता है सिटी ए का। मिरर वर्ल्ड सिर्फ सिटी ए से एक्सेसिबल होता है, और ये बिल्कुल असली शहर की तरह अपडेट होता रहता है रियल टाइम में। आप वीआर वर्ल्ड में अवतार्स का यूज़ कर सकते हो जो रियल लाइफ से काफ़ी फास्ट होते हैं। ये बेसिकली आपको शहर को एक्सप्लोर करते वक्त सुपर पावर्स देता है। नोआ मिरर वर्ल्ड में लॉग इन कर लेता है और अपने इंटरवर्स कैरेक्टर में बदल जाता है। वो होटल से बाहर भागता है और देखता है कि काफ़ी सारे प्लेयर शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये शहर अमेजिंग लगता है। हर जगह होलोग्राम्स और फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। वो भीड़ भरे रास्ते से गुजरता है और सोचता है कि क्या ये सब लोग सच में मिरर वर्ल्ड में रहते हैं। वो जल्दी से अपनी टारगेट चीज़ के लिए भागता है, जो है फेकर का स्टैच्यू जो सिर्फ मिरर वर्ल्ड में होता है।
वीआर वर्ल्ड से काफ़ी टाइम दूर रहने के बावजूद वो अब भी प्लेयर के लिए एक लेजेंड माना जाता है। वो सबसे बड़ा गेमर था जिसे अपने प्राइम में अनेक फीट्स अचीव किए थे। आरके ने कई बार सुना था कि अगर आप उसके स्टैच्यू के सामने दुआ करते हो तो आप अपने गेम्स में अच्छा करते हो। इसलिए वो यहाँ टेस्ट से पहले आया था। लेकिन वो अकेला नहीं था। वो देखता है कि कैरी भी स्टैच्यू के सामने दुआ कर रही थी। दोनों जल्दी से आर्ग्यू करने लगते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो भी नर्वस होकर दुआ कर रही है। वो उससे स्टूपिड कहकर कह देती है कि उसे अपने साथ मत शामिल करे। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो होटल के वीआर रूम में है, क्योंकि प्रोफेसर ने वीआर का यूज मना किया था। एमसी इसे थोड़ा छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये एक सीक्रेट है। लेकिन वो लड़की जानती है कि उसने भी प्रोफेसर से वही ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, और वो कहता है कि वो अकेडमी देखना चाहता है। ये सुन के वो उससे कहती है कि वो मत जाए, क्योंकि वो अकेडमी में एंटर नहीं कर सकता। ये बात हमारे लड़के को अच्छी नहीं लगती और वो उससे पूछता है कि वो ये क्या कह रही है। वो कहती है कि वो बस चाहती है कि वो अपना वक्त ना जाया करे। वो 3 महीने से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा था, तो जब उसे सुना कि वो अकेडमी नहीं जा सकता तो ये उसके लिए एक जोर का पंच जैसा था। उनकी ट्रेनिंग के दौरान उसने कैरी से 132 बार लड़ाई की थी और हर मैच में हार गया था। वो कभी भी उस पर एक सॉलिड हिट नहीं कर पाया। लेकिन इन सब लॉसेस के बावजूद उसकी मोटिवेशन कभी कम नहीं हुई। ट्रेनिंग के बाहर भी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता रहा और नए आइडिया और स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करता रहा ताकि वो उसे हरा सके। ये सब मेहनत उसके लिए मज़ेदार थी, क्योंकि वो कैरी को एक रिवॉल्व समझता था जिसे वो रिस्पेक्ट करता था। वो चाहता था कि एक दिन वो उसे जीत सके, और इसीलिए उसकी बातें उस पर इतना गहरा असर कर गई थी। वो अचानक उस पर चार्ज कर लेता है और कहता है कि वो हमेशा उससे नहीं हार सकता। कैरी उसे आते हुए देखती है और तुरंत फाइटिंग पोज में आ जाती है। जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, नोआ अपना इंसान सिंक्रो रेट एक्टिवेट करता है और उसका पंच डॉज कर लेता है। कैरी हैरान होकर देखती है कि वो इतनी जल्दी काउंटर अटैक लॉन्च कर रहा है। उसे मारने से पहले वो उसे कहता है कि वो अपने शब्दों को वापस ले, क्योंकि वो कल अकेडमी के टेस्ट को पास करने वाला है। कैरी उसके फिस्ट को पकड़ती है और पूछती है कि वो क्या कह रहा है। फिर वो उसे ज़मीन पर डाल देती है और कहती है कि वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेगी। वो उसे कहती है कि वो मिरर वर्ल्ड में एकेडमी नहीं जा सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स को वहां जाना मना है। उसे यह सुन के लगता है कि कैरी ने उसे एग्जाम फेल होने की बात की थी। कैरी उसे देखती है और कहती है कि वो कभी भी ऐसे कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो दोनों एक ही टीम में हैं। वो उसे धमकी देती है कि अगर वो अपने एग्जाम में फेल होता है तो वो उसे मार डालेगी। आर के थोड़ा ज्यादा ही कैरिड अवे हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, और फिर वो उसे हक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे पंच करके उसे अलग कर देती है और कहती है कि वो भूखी है। वो उसे लंच पर चलने का ऑफर देती है, क्योंकि दोनों वीआर रूम में हैं। आर के जल्दी से समझ जाता है कि उसने कभी उसे रियल लाइफ में नहीं देखा। जब वो अपना वीआर हेडसेट उतारता है, एक लड़की उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो आर्क है। अब हमारा लड़का कैटफिश्ड होने वाला है। उसे हमेशा ये क्यूरियोसिटी थी कि वो असली लाइफ में कैसी दिखती है। जो कुछ उसने सुना था उसके हिसाब से वो उसी एज की थी और काफ़ी टैलेंटेड थी। इसके अलावा उसके अंदर वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा थी। पिछले 3 महीने में जितना भी इंफॉर्मेशन उसने उसके बारे में जाना था, उसने अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बनाई थी। लेकिन जब वो लड़की सामने आती है तो वो बिल्कुल उल्टा होता है। एक मुस्कान के साथ वो उससे पूछती है कि वो इतना सरप्राइज क्यों है। वो लड़की उसे कहती है कि वो कैरी है, और ये भी कहती है कि वो रियल लाइफ में उसे नहीं मारने वाली है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो अपने निकनेम्स का यूज़ नहीं कर सकते। वो उससे उसका असली नाम पूछती है। वो अपना असली नाम बताता है कि वो पार्क नोआ है। दोनों लंच के लिए जाते हैं और वो लड़की खाना खाते वक्त बस खाना एंजॉय करती रहती है। नोआ थोड़ा सरप्राइज होता है ये देखकर कि वो इतनी ज़्यादा एंजॉय कर रही है, जबकि खाना कुछ खास नहीं था। खाना खाते वक्त वो उससे पूछती है कि वो कहाँ से है। वो बताता है कि वो सिटी ई से है। कैरी उसे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, क्योंकि वो सिटी एफ में रहती है। नोआ ये सुन के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो शहर डेमोनिक रियलम के नाम से जाना जाता है। वो शहर क्राइम और वॉयलेंस से भरा हुआ है। उसे यह जानकर सरप्राइज होता है कि वो ऐसे जगह से है। बीच में वो अचानक उसे उस मूव के बारे में पूछती है जो उसने अभी उस पर यूज़ किया था। वो पूछती है कि क्या वो मूव उसके ट्रेनिंग और सिंक्रो रेट के यूज़ का नतीजा था। नोआ उसे कहता है कि वो हमेशा उससे नहीं हारना चाहता। वो उससे पूछता है कि वो कैसे रिकमेंडेड स्टूडेंट बनी। कैरी उसे बताती है कि एक बार उसने प्रोफेसर के साथ लड़ाई की थी, और उसी वक्त वो स्काउट की गई थी। दोनों का पहली बार होता है जब वो हॉट कॉलेजियम में मिले। वो उसे कॉर्नर कर लेता है और ऐसा लगता है कि वो उसके सारे मूव्स पढ़ सकता है। कैरी उसे और भी बार चैलेंज करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाती। एमसी को यह रियलाइज होता है कि प्रोफेसर कितना अमेजिंग है, क्योंकि उसने भी उसे एक ही हिट में नॉकआउट कर दिया था। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कैरी उसे कहती है कि उसने ऑनलाइन उसके बारे में सर्च किया था, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। उसने उसे रियल लाइफ में भी नहीं देखा। यह सुन के एमसी को शॉक लगता है, क्योंकि वो 6 महीने से एनरोल्ड थी। दोनों ये सोच रहे होते हैं कि वो किस टाइप का इंसान होगा जो दोनों को ऐसे एकेडमी में रिकमेंड कर रहा है जहां सिर्फ रिचेस्ट एलीट्स ही जा सकते हैं। इसी बीच
प्रोफेसर एक मीटिंग में बैठा होता है जो एकेडमी के डायरेक्टर ने बुलाई थी। लगता है कि डायरेक्टर एंट्रेंस एग्जाम के कंटेंट से रिवील करने वाला है। सब लोग टेस्ट के बारे में स्पेकुलेट करते हैं। एक प्रोफेसर प्रोफेसर ली को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसने एडमिशन रिकमेंडेशंस के लिए कोई डिसेंट स्टूडेंट्स ढूंढे हैं। ये प्रोफेसर वाइजन है। प्रोफेसर ली उसे देखकर सोचता है कि उसने ज़रूर अच्छा टैलेंट ढूंढा होगा, क्योंकि उसने ये सवाल किया। प्रोफेसर वाइजन हंसी के साथ कहता है कि ये ऑब्वियस है, क्योंकि उसने कोई ट्रूली एक्सेप्शनल स्टूडेंट ढूंढा है। वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसका रिकमेंडेड स्टूडेंट इस साल टॉप पर आएगा। प्रोफेसर ली उसे कहता है कि उसके स्टूडेंट्स भी आसान टारगेट नहीं होंगे। प्रोफेसर साइलर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो प्रोफेसर ली का मजाक उड़ाता है, कहकर कि उसके रिकमेंडेड स्टूडेंट्स शायद स्लम्स से होंगे, बिना किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के। उसका मानना है कि ऐसे स्टूडेंट्स अकेडमी की रेपुटेशन को नीचे गिराएंगे। प्रोफेसर ली उसे कहता है कि सिर्फ एक पार्टिकुलर सोशल क्लास के स्टूडेंट्स को अकेडमी में अलाउ करना ही अकेडमी का डाउनफॉल होगा। वो मानता है कि टैलेंटेड लोग हर तरह के एनवायरनमेंट्स में मिल सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स उसने चूज किए हैं वो नए एरा के पायनियर्स हो सकते हैं। प्रोफेसर वाइजन उसकी बात से एग्री करता है, क्योंकि जो स्टूडेंट उसने चूज किया है वो सिटी एफ से है। साइलर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि अकेडमी ने एक ऐसे प्रोफेसर को हायर किया है जो हाई क्लास फैमिली से नहीं आता। उसका मानना है कि अकेडमी का नाम इससे खत्म हो जाएगा। फाइनली अकेडमी का डायरेक्टर मीटिंग में शामिल होता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। वो कहता है कि वो लेट इसलिए हुआ क्योंकि उसने मीटिंग के रास्ते में एक इंटरेस्टिंग आइडिया सोचा था। वो अनाउंस करता है कि वो टेस्ट के कंटेंट्स रिवील करने वाला है। टेस्ट एक गेम के थ्रू होगा, जिसका नाम बैटल रॉयल है। प्लेयर्स को बेसिक आइटम्स के साथ स्टार्ट करना होगा, और फिर बैटलफील्ड पर आइटम्स और स्किल्स कलेक्ट करते हुए अपनी जर्नी आगे बढ़ानी होगी। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग को विक्टोर माना जाएगा। एक प्रोफेसर वॉरीड होकर पूछता है कि क्या सिर्फ एक स्टूडेंट पास होगा। डायरेक्टर उसे आश्योर करता है कि उसने टेस्ट के लिए एक बैलेंसिंग सिस्टम सोचा है। स्टूडेंट्स को उनके केडीए, सर्वाइवल रैंकिंग और गेम प्ले के बेसिस पर पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा सब स्टूडेंट्स को उनके ट्रेनिंग वीडियोस और पोर्टफोलियो के बेसिस पर डिफरेंट रैंक्स में रखा जाएगा। रैंक्स डी से लेकर एस तक होंगे, जहां एस सबसे हाईएस्ट रैंक है। एस रैंक में सिर्फ एक स्टूडेंट होगा और उसे स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। प्रोफेसर ली को डायरेक्टर का थॉट प्रोसेस समझ नहीं आता, क्योंकि हर स्टूडेंट को रैंक देना शायद उतना आसान ना हो। डायरेक्टर सजेस्ट करता है कि उन्हें स्टूडेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव रैंक्स में तुरंत प्लेस करना शुरू कर देना चाहिए। इसी वक्त एमसी अपने बेड पर लेटे हुए सोच रहा होता है कि कैरी इतनी फ्रेंडली कैसे हो सकती है। ये उसका पहला दोस्त है, इसलिए वो थोड़ा चिंतित होता है। वो कल के टेस्ट के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि अगर वो फेल हो गया तो जो उसने 3 महीने मेहनत की थी वो सब बेकार हो जाएगा। सूरज की रोशनी से पहले वो दुआ करता है कि वो टेस्ट पास कर जाए। इस बीच प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स को उनके ट्रेनिंग वीडियोस के बेसिस पर रैंक दे चुके होते हैं। एक स्टूडेंट को एस रैंक दिया जाता है। प्रोफेसर ली थोड़ा वॉरिड होता है और अपने आप में सोचता है कि कल के टेस्ट में कुछ मॉन्स्टर स्टूडेंट्स होंगे। उससे उम्मीद होती है कि उसके रिकमेंडेड स्टूडेंट्स अच्छा करें। अगर आप सोच रहे थे तो हमारे बॉय को डी रैंक मिला है, जो कि सबसे लोवेस्ट रैंक है। नोआ फाइनली एकेडमी पहुंचता है। वो अपने वीआर कैप्सूल में बैठा होता है, गाइड बुक हाथ में लिए। 1 घंटा हो गया है जब से उन्होंने उसे यहाँ आके रूल बुक पढ़ने के लिए कहा था। उसे कल रात अच्छे से नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो काफ़ी नर्वस था और वो प्रोफेसर से मिलने नहीं जा पाया। वो सोचता है कि अगर ऐसे ही फेल हो गया तो क्या ये उसका एंड होगा। पर फिर वो अपने आप को समझाता है और डिसाइड करता है कि टेस्ट में अपना बेस्ट देगा। उसे अपने सिंक्रो रेट का इस्तेमाल करने की भी इजाज़त है, तो वो अपना पूरा पूरा एफर्ट देगा। अचानक उसे अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि टेस्ट शुरू होने वाला है। वो अपने इंटरवर्स अकाउंट में लॉगिन करता है और एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाता है। मार्क थोड़ा सरप्राइज्ड होता है जब वो देखता है कि सारे स्टूडेंट्स रॉयल पैलेस में इकट्ठा हैं। वो सोचता है कि ये टेस्ट का साइट है क्या। इधर उधर देखने पर वो फाइनली समझ जाता है कि उसके अलावा और भी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं, जैसे कैरी। जब वो सोच रहा होता है, कैरी उसके पीछे से उसे बुलाती है और कहती है कि वो सच में आ गया। वो उसे देखता है और अपने आप में सोचता है कि वो हमेशा हार रहा था, लेकिन आज वो चीज़ बदलने वाली है, क्योंकि आज वो चीज़ों को पलट देने वाला है। इसके बाद वो मुड़ के चलना शुरू कर देता है, लेकिन कैरी उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रहा है। दोनों लड़ते हुए डायरेक्टर अपनी स्पीच शुरू करता है। वो लिटरली किंग की तरह ड्रेस होता है और अपने आप को जिमी फुल हाउस सोंगयोंग अकेडमी का डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है। वो उन्हें बताता है कि वो सब रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं और टेस्ट के बारे में थोड़ा बात करता है। फिर वो टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता है। ये बैटल रॉयल होगा, जहां 20 स्टूडेंट्स लड़ेंगे जब तक एक प्लेयर नहीं बचता। टेस्ट जीतने का कंडीशन ये नहीं है कि तुम्हें सरवाइव करना है, पर तुम्हें एकेडमी को ये प्रूव करना है कि तुम कैपेबल हो। लेकिन जो स्टूडेंट लास्ट तक सरवाइव करेगा उसे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। एक स्टूडेंट अपना हाथ उठाता है और रैंकिंग सिस्टम के बारे में पूछता है। डायरेक्टर बताता है कि यह टेस्ट का कोर कंपोनेंट होगा। सब स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक रैंक मिलेगी, डी से ए तक। अगर कोई स्टूडेंट अपने से हायर रैंक वाले ओपोनेंट को मार डालता है तो वो उनका रैंक चुरा लेगा, लेकिन रैंक्स तब तक हिडन रहेंगे जब तक पहला प्लेयर नहीं मर जाता। डायरेक्टर हंसी के साथ कहता है कि उनमें से एक एस रैंक स्टूडेंट भी है।
वो कहता है कि उन्हें अकेडमी में अलग ट्रीटमेंट मिलेगा और एस रैंक प्लेयर्स को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। एक लड़की अचानक हाथ उठाती है और कहती है कि हाई रैंक्स वाले स्टूडेंट्स को शुरुआत में एडवांटेज हो सकता है। डायरेक्टर उसे कहता है कि उनके रैंक्स उनके ट्रेनिंग वीडियो के बेसिस पर इवैल्यूएट किए गए हैं। वो लड़की लगती है जैसे एक कैरन हो और आर्ग्यू करना शुरू कर देती है कि इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत फेक है। डायरेक्टर उसे देखकर कहता है कि क्या वो चली जाएगी क्योंकि वो उनका इवोल्यूशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर पाई। फिर वो उसे याद दिलाता है कि सोंगयोंग अकेडमी बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी है जहाँ से बेस्ट प्रो गेमर्स निकलते हैं। वो उसे कहता है कि एक प्रो गेमर वो होता है जो पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस को कामली रिस्पॉन्ड कर सके, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो। वो उसे कहने लगता है कि उसके पीछे देखे और देख के समझ ले कि जो लोग स्टार्स बनने के लिए बने होते हैं और जो नहीं होते, वो सिर्फ अपने आप को एक प्लेयर के रूप में प्रूव करना चाहती है। अगर वो रैंकिंग से खुश नहीं है, कैरन को स्कूल करने के बाद वो एग्जाम स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट करता है। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स को एरिना में टेलीपोर्ट किया जाता है, प्रोफेसर ली अपने स्टूडेंट्स को मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है कि वो उनके लिए चीयर करेगा। आर्क को एक मैप दिया जाता है और उसे दिए गए लोकेशंस में से किसी भी जगह लैंड करने का ऑप्शन मिलता है। उसने पहले ही गाइड बुक में पढ़ लिया था और डिसाइड करता है कि वो जंगल में लैंड करेगा। वो एक्साइटेड है क्योंकि ये उसका सपना सच होने जा रहा है, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और आइटम्स कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। बैटल रॉयल जीतने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि गेम के शुरुआत में आइटम्स फार्म किए जाएं। इससे प्लेयर को ओपोनेंट पे ऊपर का हाथ मिलता है। कुल मिला के 10 एरियाज हैं और हर एक को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि बाद में आइटम्स फार्म करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैप के कुछ पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए एमसी ने अपने लिए फास्टेस्ट रूट फिगर आउट किया है जिससे वो सभी आइटम्स जल्दी से कलेक्ट कर सके। अपने पहले ट्रेजर बॉक्स से उसे स्टील पैंटीज मिलती हैं। इस गेम मोड में ये ज़रूरी होता है कि शुरुआत में दूसरे प्लेयर से दूर रहा जाए, क्योंकि अगर आप उनसे टकराते हैं तो आइटम्स कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है और बाद में ये आपको डिसएडवांटेज दे सकता है। मैप का रेडियस 10 किलोमीटर के आसपास है, तो आर्क को लगता है कि गेम के पहले हिस्सों में उसे कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। वो ये सब सोच रहा होता है जब उसके पास बैठा प्लेयर भी ये सब सोच रहा होता है। दोनों प्लेयर एक दूसरे को देखकर हार्ट अटैक खाने वाले होते हैं। बस 5 मिनट ही हुए हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा गए हैं। कितनी बड़ी बदनसीबी है ये। स्नोमैन गाय जो आर्क से मिला था उसका नाम गिनेस है। प्रोफेसर ली इन दोनों प्लेयर को देख रहा है जब ये दोनों टेस्ट के शुरुआत के फेज में मिलते हैं। प्रोफेसर ली थोड़ा वॉरिड है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि नोआ गेम के शुरुआत में ही किसी ओपोनेंट से मिलेगा। दोनों प्लेयर के पास कोई आइटम नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि दोनों लंबी फाइट करेंगे क्योंकि उनके पास इतनी डैमेज नहीं है कि जल्दी एक दूसरे को मार सकें। लेकिन उनका बेस्ट डिसीजन ये होगा कि वो एक दूसरे को इग्नोर कर दें। प्रोफेसर बायसन ली को देखता है और कहता है कि ये दोनों प्रॉब्लम में हैं क्योंकि स्नोमैन गाय उसका स्टूडेंट है। अकेडमी डायरेक्टर सिर्फ ये देख रहा है कि सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ है। अगर दोनों प्लेयर फाइट नहीं करते और एक दूसरे से बच के निकलते हैं तो उनका ग्रेड पे असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर दोनों फाइट करते हैं तो उन्हें बाद में डिसएडवांटेज हो सकता है। इस सिचुएशन में सबसे लॉजिकल एक्शन ये होगा कि दोनों फाइट न करें। आर्क और गिनस दोनों उठते हैं और एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। प्रोफेसर सोच रहे होते हैं कि क्या ये दोनों फाइट करेंगे। उनकी सरप्राइज के लिए दोनों प्लेयर एक दूसरे को बिना देखे ही आगे से चलकर निकल जाते हैं। दोनों ये प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे को देख नहीं रहे ताकि उन्हें फाइट न करनी पड़े। प्रोफेसर बायसन ये देखकर हंसी पड़ता है और कहता है कि ये दोनों सिचुएशन से बाहर निकल गए क्योंकि वो फाइट करने से डर रहे थे। इस मीनवाइल डायरेक्टर को ये बोरिंग लग रहा होता है। बैटल रॉयल गेम्स में एक कॉमन रूल होता है और वो है सडन डेथ सिस्टम। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है कई एरियाज को डेंजर जोन्स के रूप में मार्क कर दिया जाता है। ये प्लेयर को फोर्स करता है कि वो उन एरियाज को छोड़ दें और बाकी प्लेयर से फाइट करें। टेस्ट में डेंजर जोन्स को सिलेक्ट किया जाता है। गेम के पहले 10 मिनट के बाद हर एरिया को डेंजर जोन के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, हर 5 मिनट के बाद। अब तक 25 मिनट गुजर चुके हैं और 7 से 10 एरियाज गेम से हटा दिए गए हैं। जो प्लेयर डेंजर जोन से नहीं निकलते उन्हें गेम से बाहर कर दिया जाता है। फिर भी अब तक गेम में कोई बैटल्स नहीं हुई हैं। सारे स्टूडेंट सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके हर मूव का सीधा इम्पैक्ट उनके ग्रेड्स पे पड़ता है। जैसे ही दूसरे स्टूडेंट्स चुप रहे होते हैं, कैरी एक प्लेयर को ढूंढने निकलती है। उसे एक लूटेड ट्रेजर बॉक्स मिलता है और वो जानती है कि सभी अभी भी चुप रहे हैं क्योंकि कोई किल नोटिफिकेशन नहीं आई है। बॉक्स उसे लैबिरिंथ के अंदर ले जाता है। यहाँ एक और प्लेयर लूट कलेक्ट कर रहा होता है और वो लेजेंडरी स्वॉर्ड उठाता है जो गेम में सबसे अच्छा आइटम ग्रेड है। रूल बुक के मुताबिक ये प्लेयर लिग के पंचर है और अपने नाम की तरह वो समझता है कि उसकी किस्मत उसके साथ है। बस 30 मिनट हुए हैं और उसने यूनिक ग्रेड या उससे ऊपर के आइटम्स ढूंढ लिए हैं। वो कॉन्फिडेंट होता है कि अब वो आसानी से गेम जीत सकता है। जब वो अपने नए आइटम्स को फ्लेक्स कर रहा होता है, कैरी उसे कैजुअली कॉल करते हुए कहती है कि क्या उसने जानबूझकर खुद को इतना डीप डाल दिया था और उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। गाय और भी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि यह उसके नए आइटम्स के लिए एक टेस्ट रन है। दोनों बिना अपने नाम बताए ही बैटल में घुस जाते हैं। कैरी बिना हेजिटेशन के उसकी तरफ लॉन्च हो जाती है जो उसके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होता है।
वो सोचता है कि शायद उसे ये आइटम डिफरेंस समझ नहीं आता, जो बैटल रॉयल गेम फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपनी ब्लेड से उसका स्वॉर्ड तोड़ने में कामयाब होता है, जो उसकी ब्लेड की एक एबिलिटी है, लेकिन वो कैरी को मार नहीं पाता क्योंकि वो उसके अगले अटैक से बच जाती है। गाय को उसकी एबिलिटी देखकर शॉक लगता है। कैरी उसे पूछती है कि क्या उसका वेपन उसकी ब्लेड की एबिलिटी की वजह से टूटा था। वो मुस्कुराते हुए कह देती है कि वो उसकी ब्लेड अपने पास रखने वाली है। गाय इरिटेट हो जाता है और कहता है कि क्या उसे यह समझ नहीं आता कि उसने बिना वेपन के पहले ही हार मान ली थी। कैरी कॉन्फिडेंट लगती है कि वो जीत सकती है। वो तुरंत अपना पोस्ट चेंज करके उसकी तरफ जंप कर जाती है। गाय अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत तेज होती है। वो उसे पकड़ लेती है, उसके ऊपर होवर करते हुए उसे वॉल की तरफ फेंक देती है। गाय को कोई भी चांस नहीं मिलता। वो देखता है कि पंच उसके डायरेक्शन में आ रही है। वो अपना हेड साइड में मूव करने में कामयाब होता है, लेकिन पंच की इम्पैक्ट से कंक्रीट वॉल में एक डेंट आ जाता है। काय सोचता है कि उसका पंच इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है। वो उसे चीट करने का इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि उसकी स्टार्टिंग स्टैट्स उससे डिफरेंट थी। कैरी उसे कहती है कि यह बस इंटरवर्स अवतार्स का तरीका है। उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज रियल ह्यूमन बॉडी से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और फिजिक्स इंजन की वजह से गेम आपकी स्ट्रेंथ का मोमेंटम अच्छे से ट्रांसलेट कर सकता है। वो उसे फिनिशिंग ब्लो देती है और एक्सप्लेन करती है कि कैसे इंजन प्लेयर को ऐसे पंच मारने देता है बिना चीट किए। गाय को एक अच्छी लेसन और बीटिंग मिलती है। हार के बाद वो कैरी को देखकर पूछता है कि क्या वो एस रैंक है, लेकिन कैरी को खुद भी पता नहीं होता। इसलिए वो उसे पता करने के लिए उसके हेड में किक कर देती है। जैसे ही वो उसे हिट करने वाली होती है, किल नोटिफिकेशन आते का ये जाती है। वो बस उसे थोड़ा सा रोक कर सोचती है कि ये कौन था। इस मीनवाइल गाय साइलेंटली भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। कैरी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि वो चाहती थी कि पहला किल उसे मिले। जब वो किल लॉग नोटिफिकेशन देखती है तो उसे शॉक होता है कि पहला किल करने वाला प्लेयर आग था। 10 मिनट पहले वो बहुत बुरा इंजर्ड हो गया था एक दूसरे प्लेयर के साथ फाइट करते हुए। उसके आसपास वोल्केनिक लावा थी जो बहुत ज्यादा गर्मी दे रही थी। वो चिंता में अपने सामने खड़े ब्लू हेयर्ड प्लेयर को देख रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे किसी से लड़ना पड़ेगा। टेस्ट के पहले 10 मिनट के बाद आर्क खुद को फ्लेमिंग माउंटेन फील्ड में पाता है। वो प्रॉपरली फार्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टेस्ट के शुरुआत में ही एक और ओपोनेंट मिल गया था। एक फील्ड क्रॉस करने में 5 मिनट लगते हैं, इसलिए वो होप कर रहा था कि कोई और प्लेयर ना मिले। जैसे ही वो आसपास देखता है, उसे एक चेस्ट बॉक्स मिलता है। उसके अंदर एक तलवार और शील्ड होती है। ये बेस्ट वेपन नहीं है, बट स्टिल रेयर ग्रेड है, तो आर्क खुश है। उसका शील्ड एक एक्टिव एबिलिटी रखता है जो कुछ टाइम के लिए चमकता है। अगर कोई ओपोनेंट उस वक्त अटैक करे जब शील्ड चमक रहा हो, तो वो स्टन हो जाता है। शील्ड मिलने के बाद आर्क थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली खेलने का डिसीजन लेता है। अगले मोमेंट में वो एक प्लेयर के सामने खड़ा होता है जो लगता है एक ट्रेजर बॉक्स में फंस गया है। आर्क जानता है कि वो प्लेयर डेड नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक किल लॉग पॉपअप नहीं देखा। प्लेयर का अवतार भी बग नहीं हो सकता, क्योंकि ये एकेडमी का ऑफिशियल टेस्ट है, तो बग्स होना बहुत अनलाइकली है। सबसे ज्यादा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि प्लेयर के साथ रियल लाइफ में कुछ हो गया हो। आर्क सोचता है कि क्या उसे एकेडमी को अलर्ट करना चाहिए, लेकिन जब वो प्लेयर को बुलाने की कोशिश करता है तब वो तुरंत बैठ जाता है। प्लेयर अपना सिर उसकी तरफ मोड़ता है और कहता है कि वो कुछ मिनट के लिए सो गया था। यह सुन के प्रोटेगोनिस्ट शॉक हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि कोई टेस्ट के दौरान कैसे सो सकता है। प्लेयर कहता है कि वो फार्मिंग कर रहा था, लेकिन फील्ड इतनी गर्म थी कि वो सो गया। फिर वो तो अपनी तलवार निकालता है और एमसी को कहता है कि वो लड़ना शुरू करे। आर्क भी अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि वो इस सोए हुए आदमी पर दया नहीं करेगा। उसे अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स टेस्ट करने का मन है। वो मार्शल आर्ट्स सीख रहा है और समझता है कि इससे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। आर्क को लगता है कि वो ऐसे प्लेयर से हार नहीं सकता जो टेस्ट के दौरान सो रहा हो, पर यह बंदा उसे सख्त सीख देगा। ब्लू हेयर्ड गाय आसानी से उसका अटैक अपनी तलवार के हैंडल से रोक लेता है। लगता है कि ये भी प्रोफेसर वासन का स्टूडेंट है। वो प्रोफेसर ली को कहता है कि उसका स्टूडेंट अनलकी है, क्योंकि उसका एनकाउंटर हान से हो गया है, जो एक ज़बरदस्त जीनियस है। उसका ऑफिशियल रैंक डी है, जिसे प्रोफेसर अपनी लेजीनेस की वजह से मानता है। उसने अपने प्रैक्टिस के वीडियो रिकॉर्ड करना मना कर दिया था, इसलिए वो एक सीक्रेट वेपन है। जब हान अपनी तलवार निकालता है, तो उसे अपने प्रोफेसर के शब्दों याद आते हैं, जिसमें प्रोफेसर ने कहा था कि ये टेस्ट मज़ेदार होगा। लेकिन अपने ओपोनेंट को देखकर हान को लगता है कि प्रोफेसर ने उसे झूठ बोला। आर्क क्लियरली नोटिस करता है कि प्लेयर के अंदर कुछ बदला है। उसके मूवमेंट्स अब बहुत फ्लूइड और फास्ट हो गए हैं। उसे अपने शील्ड के स्टन स्किल की याद आती है, और वो तुरंत शील्ड को अपने सामने रख लेता है। लेकिन हान अटैक करने से पहले रुक जाता है और कहता है कि उसे अपने रिदम में बदलाव महसूस हो रहा है। वो सस्पेक्ट करता है कि प्रोटैगोनिस्ट कुछ छुपा रहा है, तो शील्ड अटैक करने के बजाय वो उसके पैर पे मार देता है। उसके बाद एक जोर का किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। प्रोटैगोनिस्ट को समझ नहीं आता कि हान को उसका शील्ड स्किल कैसे पता चल गया।
प्रोफेसर वासन समझाता है कि इंटरवर्स का सिंक्रो रेट मैकेनिक प्लेयर को ऐसे सेंसेशंस फील करने का मौका देता है जो नॉर्मली नहीं होते। यूजुअली प्लेयर को टाइम स्लो होने का एक्सपीरियंस होता है। प्रोफेसर कहता है कि उसे ये मैकेनिक हमेशा क्यूरियस करता था और वो सोचता था कि क्या सिंक्रो रेट को बढ़ाने का कोई तरीका है। उसने एक रूमर सुना था एक लड़के के बारे में जो एक अजीब फेनोमेनन एक्सपीरियंस कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो सिटी एफ गया और हान से मिलता है। लड़का उसे कहता है कि जब उसने अपना सिंक्रो रेट बढ़ाया तो उसे अपने विपक्षियों की हार्ट बीट्स तक सुनाई देने लगी थी। इससे वह उनके एक्सप्रेशंस में छोटी छोटी बदलाव भी समझ सकता था और उनका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकता था। प्रोफेसर वासन का कहना है कि उसका स्टूडेंट कभी भी मेंटल बैटल नहीं हारेगा क्योंकि उसे हमेशा पता होता है कि विपक्षी क्या करने वाला है। ये बिल्कुल पोकर खेलने जैसा है जहां आप अपने विपक्षी का हाथ देखकर खेल रहे होते हैं। यह सुनकर प्रोफेसर ली मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि वह अकेला नहीं है जिसके पास सीक्रेट वेपन है। आर्क अब बिल्कुल कोलैप्स होने वाला है। उसे पता है कि उसका विपक्षी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। हान तुरंत नोटिस करता है कि प्रोटैगोनिस्ट का हार्ट रेट बढ़ रहा है। वह समझता है कि यह नर्वसनेस की वजह से नहीं है, यह कुछ और है। हमारा लड़का एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि उसे आखिरकार एक रियल चैलेंज मिल गया है। उसे पता है कि एकेडमी में एडमिशन लेना आसान नहीं होगा। वह हान से कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसका सिंक्रो रेट लिमिट था। हान उसकी बात इग्नोर करता है और सीधा उसकी तरफ चार्ज कर लेता है। वह देखता है कि आर्क अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा और सोचता है कि शायद वह उसे बैट कर रहा है। अपनी शार्प सेंसेस का यूज करते हुए वह सोचता है कि आर्क शायद उससे तलवार से घुमाने की कोशिश करेगा क्योंकि वह अटैक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अपना शील्ड सामने रखता है, हान अटैक डॉज करने के लिए साइड मूव करता है, लेकिन स्टैबिंग की जगह एमसी अपना शील्ड साइड में कर देता है। हान पीछे हट जाता है और दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्क अपना शील्ड दोबारा आगे कर लेता है। हर बार जब भी वह अटैक करने की कोशिश करता है, आर्क अपना शील्ड अटैक के सामने लाता है, जैसे वह पहले से जानता हो कहां से अटैक आने वाला है। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए यह सब देख रहा होता है और अपने आप से सोचता है कि नोआ सिर्फ रैंक डी पे है क्योंकि उसका सिंक्रो रेट अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन वह श्योर है कि यह कभी ना कभी सबके सामने आएगा। हान सोचता है कि वह उसे क्यों नहीं मार पा रहा, जबकि उसको लगता है कि उसके डिफेंस में काफी ओपनिंग्स हैं। हर बार जब वह ओपनिंग को यूज करने की कोशिश करता है, आर्क अपना शील्ड को लास्ट मोमेंट पे लगा देता है। वह समझता है कि आर्क शायद इंटेंशनली ओपनिंग्स नहीं बना रहा, इसलिए दूसरा एक्सप्लेनेशन यह है कि वह तुरंत रिएक्ट करके अपने अटैक्स ब्लॉक कर रहा है। यह चीज उसे थोड़ा इम्प्रेस कर देती है और वह प्रोटैगोनिस्ट के साथ अपना नाम एक्सचेंज करता है। वो उसे कहता है कि वो काफी स्किल्ड है और काफी टाइम बाद ऐसे कुछ मिला है जो सोए हुए होने से ज्यादा इंजॉयबल हो। आर्क नर्वस होकर हंस देता है, सोचता है कि क्या यह कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट। हान सीरियस होकर कहता है कि वह नहीं हारना चाहता, इसलिए वह अपना पूरा एफर्ट देगा। अगले मोमेंट में वह धुएं में गायब हो जाता है। अब आर्क उसे नहीं देख पा रहा और सोचता है कि शायद वह भाग गया। हान अचानक उसके पीछे आकर कहता है कि वह भाग नहीं रहा। फिर वह उसे पीछे से मार देता है और दोबारा गायब हो जाता है। आर्क पैनिक हो जाता है और अपनी तलवार हर तरफ स्विंग करने लगता है। हान उसे धुएं में भी ढूंढ सकता है क्योंकि उसका सिंक्रो रेट उसे आर्क की हर मूवमेंट सुनने की ताकत देता है। प्रोटैगोनिस्ट समझता है कि उसे धुएं से बाहर निकलना होगा क्योंकि अंदर रहने से उसे नुकसान हो रहा है। जैसे ही वह मूव करता है, एक मैग्मा एक्सप्लोजन से उसे मार पड़ती है और वह गिर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वह मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि वह मैग्मा क्रेटर्स के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन वह धुएं के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि उसका विपक्षी ज्यादा फायदा उठा रहा है। वह उठता है और शांत रहने का डिसीजन लेता है। उसे पता है कि धुआं धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगा और उसके शील्ड की कूल डाउन भी खत्म हो गई है। जैसे ही धुआं क्लियर होता है, आर्क अपने शील्ड का यूज करके जीतने की सोचता है। हान की स्पीड का रिएक्शन देने के लिए उसे अपना सिंक्रो रेट बढ़ाना पड़ेगा। अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्रोफेसर ने उसे सिंक्रो रेट को कमांड पे यूज करना सिखाया था। प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया था कि उसे एक ट्रिगर सेट करना होगा, जैसे एक ऐसा एक्शन जो उसका सिंक्रो रेट एक्टिवेट कर सके। आर्क को रियलाइज होता है कि जब भी वह अपना सिंक्रो रेट यूज करता है तो वह अपना सांस बाहर निकालता है, जो शायद उसका ट्रिगर है। प्रोफेसर सजेस्ट करते हैं कि वह अपना सिंक्रो रेट तब स्टॉप करे जब वह अपनी सांस रोक दे। ये ट्रिगर उसके लिए स्टॉप करने का काम करेगा। उसे बीच में रुकने की एबिलिटी होनी चाहिए और अपना मैक्स सिंक्रो रेट हिट नहीं करना चाहिए, वरना वह फिर से बर्नआउट एक्सपीरियंस करेगा। प्रोफेसर ली समझाते हैं कि शॉर्ट बर्स्ट्स में सिंक्रो रेट का यूज करना ज्यादा एफिशिएंट है, ना कि सब एक साथ यूज करना, क्योंकि उसका सिंक्रो रेट उसका मेन स्पेशलिटी है। अगर वह बर्नआउट हो गया तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आर्क जैसे ही धुएं के अंदर खड़ा होता है, उसे रियलाइज होता है कि अपने सिंक्रो रेट को मैक्स तक बढ़ाना एक गैम्बल है। उसे अपने ओपोनेंट को उस मोमेंट में खत्म करना होगा, वरना वह बर्नआउट रिस्क कर रहा है। ये बहुत रिस्क के साथ होता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट एक्साइटेड है क्योंकि ये वह चीज है जो सिर्फ एज प्लेयर्स ही कर सकते हैं। हान नोटिस करता है कि आर्क एक मैग्मा क्रेटर के सामने खड़ा है। वह गैस करता है कि शायद आर्क चाहता है कि वह उसे पीछे से अटैक ना करे, लेकिन उसका हार्ट बीट कल्म हो रहा है।
हान मुस्कुराता है जब उसे समझ आता है कि प्रोटेगोनिस्ट अपनी सारी चिप्स डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहा है। वह उसकी रिस्पेक्ट करता है और इनक्रेडिबल स्पीड के साथ उसकी तरफ चार्ज करता है। आर्क को पता नहीं चलता कि अटैक कहां से और कब आ रहा है, लेकिन उसे अपना शील्ड का यूज करते हुए ब्लॉक करना पड़ता है। डायरेक्टर अपने फाइट को ध्यान से देख रहा होता है। वह सरप्राइज्ड होता है कि दोनों डी रैंक हैं और कहता है कि उनके स्किल्स कम से कम एक रैंक के हैं। वह हान का सिंक्रो रेट देखकर शॉक हो जाता है जब वह आर्क का सिंक्रो रेट देखने के लिए अपनी आंखों को ज्यादा झांकता है। वह प्रोफेसर ली को देखकर कहता है कि उसने इतना जबरदस्त प्लेयर सीक्रेट में छुपा के रखा था। बैटलफील्ड पर हान सोचता है कि उसने जीत लिया है क्योंकि आर्क लगता है उसके अटैक से ऑब्लिवियस है। लेकिन उसकी सरप्राइजेस होती है जब आर्क अपने शील्ड को लास्ट मोमेंट पे उठाता है जिससे वह स्टन हो जाता है। प्रोटेगोनिस्ट भी अपनी स्पीड से सरप्राइज होता है। उसे अपने ओपोनेंट को प्रॉपर्ली रजिस्टर करना तक मुश्किल होता है और उसका बॉडी अपने आप मूव कर जाता है। जब ओपोनेंट स्टन हो जाता है वह उसे अपनी तलवार से जल्दी फिनिश कर देता है। हान के एलिमिनेट होने के बाद वह होप करता है कि वह फिर से मिले। वह अपना वीआर हेडसेट निकालकर मुस्कुराते हुए कहता है कि प्रोफेसर सही थे जब उन्होंने कहा था कि अकेडमी ज्वाइन करना मजेदार हो सकता है। स्ट्रेच करते हुए वह सोचता है कि क्या वह टेस्ट पास करेगा क्योंकि वह पहले ही ओपोनेंट से एलिमिनेट हो गया है। आर्क अपने फाइट के बाद विजिबली एक्सहॉस्टेड हो जाता है। उसे अपनी नॉर्मल सिंक्रो रेट यूसेज से कुछ अलग महसूस होता है। जब किल लोग शो होता है वह रियलाइज करता है कि वह पहला प्लेयर है जिसे किल मिला। वह एक्साइटेड होकर नोटिफिकेशन देखता है और एक्सपेक्ट करता है कि हान एस रैंक होगा, लेकिन उसका एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन हो जाता है जब वह पता करता है कि हान उसी रैंक का है जो उसका है। इससे वह सोचता है कि एस रैंक प्लेयर कितना स्ट्रांग होगा। डायरेक्टर देखता है कि प्लेयर्स रैंकिंग्स रिवील होने पर अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स रैंकिंग्स देखकर अपने प्लान्स बना रहे हैं जबकि कुछ अपनी रैंक देखकर डिसअपॉइंटेड है। और कुछ प्लेयर्स अपनी रैंक को हाइड कर रहे हैं और एस रैंक प्लेयर को हंट कर रहे हैं उनका रैंक छुपाने के लिए। कैरी गुस्सा हो जाती है कि उसे ऊपर कोई प्लेयर है रैंकिंग्स में। वह अपनी तलवार उठाकर चल पड़ती है, प्लान करते हुए कि वह एस रैंक प्लेयर को क्रश कर दे। डायरेक्टर हंस रहा है जब वह देखता है कि सारे प्लेयर एस रैंक प्लेयर पे फोकस्ड हैं। वह एक्साइटेड है देखने के लिए कि हाईएस्ट रैंकिंग प्लेयर अगला स्टेप क्या लेगा। एक प्लेयर फाइनली एस रैंक प्लेयर को ढूंढ लेता है। वह एक ए रैंक प्लेयर है जिसका नाम रॉयड है। वह कह रहा है कि उसे किसी के नीचे रहना नहीं पसंद, इसलिए वह यहाँ आया है उसका रैंक चुराने के लिए। लेकिन वह अकेला नहीं था, उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ में लाया है। एस रैंक प्लेयर हंस के कह रहा है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एंट्रेंस एग्जाम में प्लेयर टीम बना के आएंगे। रॉयड अपनी ब्लेड निकाल के कह रहा है कि टीम बनाने पर कोई रूल नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। एस रैंक प्लेयर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उन्होंने सोचा था कि ज़्यादा प्लेयर लाके वह उसका रैंक चुरा लेंगे। हम फाइनली उसके इन गेम नाम किंग को देखते हैं जब वह बाकी प्लेयर को कह रहा है कि अब वह दुनिया का वॉस्टनेस एक्सपीरियंस करेंगे। ब्रू उन्हें एक वर्ल्ड टूर पे ले जाने वाला है। सारे प्रोफेसर ध्यान से देख रहे होते हैं एस रैंक और उन तीन लोअर रैंक्ड प्लेयर के बीच हो रही शोडाउन को। एक तो ए रैंक है, लेकिन बाकी दो अभी भी रैंक है। प्रोफेसर साइलर को बुला के कह रहे हैं कि उनके स्टूडेंट्स टीम बना के खेल रहे हैं। वह उनसे पूछते हैं अगर टीम बनाने में कोई प्रॉब्लम है। प्रोफेसर्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल बेस्ड गेम में टीम बनाना अनफेयर है। ये सुन के डायरेक्टर इंटरवीन करते हैं और कह रहे हैं कि टीम बनाना रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। उन्हें ये नहीं उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स टीम बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये फेयर गेम है। वह कह रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वह इस बार इसे छोड़ देंगे। प्रोफेसर साइलर इसे एक स्ट्रैटेजिक प्ले के रूप में देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये किसी रूल को तोड़ नहीं रहा। रॉयड एक माफिया फैमिली में पला बड़ा है। वह एक क्राइम फैमिली का जीनियस है जो दूसरों पर अपनी इंप्रेसिव लीडरशिप के थ्रू डोमिनेट करता है। प्रोफेसर को पूरा भरोसा है कि वह आसानी से एस रैंक प्लेयर को हरा सकते हैं। रॉयड अपने पिछले बंदे को सिग्नल देता है कि पहला मूव वह करे। उसने अपने फादर का ब्राइव का फोटो दिखा के उसे ब्लैकमेल किया था, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसे पॉन बनकर काम करना पड़ रहा था। जब वह अपने सारे ताकत से किंग को अटैक करता है तो किंग आसानी से उसका स्फीयर पकड़ लेता है। उसे उसकी स्फीयर निकाल कर नीचे डाल देता है और बस एक हाथ से उन्हें टॉन्ट करता है कि वह वीक है। यह देखकर रॉयड फ्यूरियस हो जाता है और अपने सारे बंदे को एक साथ इस रैंक पर अटैक करने के लिए कह देता है। किंग आसानी से उनके वीक अटैक डॉज करता है, बस एक हाथ और स्फीयर का यूज करते हुए। डॉज करते हुए वह एक बंदे को मार देता है और उसे पीछे फेंक देता है। आखिरी में माफिया वाला बंदा बचा होता है। प्रोफेसर जो किंग को ट्रेन कर रहे हैं वो प्रोफेसर साइलर से कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था। वह कह रहे हैं कि छोटे छोटे ट्रिक्स ओवरवेलमिंग टैलेंट के सामने नहीं चलती। उन्हें लगता है कि किंग का होना एक ग्लिच है और ये नेचुरल है कि जब कोई अपना टाइम वीडियो गेम में इन्वेस्ट करता है तो उसे कुछ चीज़ें मिस होती हैं। गेम में कई मैकेनिक्स होते हैं और उन्हें परफेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन किंग के सारे स्टेट्स मैक्सड आउट हैं। वो वर्चुअल रियलिटी गेम के लिए परफेक्ट प्लेयर लगता है। ऊपर से उसका ईगो और अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा उसके स्टेट्स को सपोर्ट करता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह किसी से हार सकता है। रॉयल शॉक में देखता है किंग को जैसे वह उन्हें ब्रूटल तरीके से हराता है।
उसे पता था कि फर्स्ट रैंक वाला स्ट्रांग होगा, लेकिन वह एक्सपेक्ट नहीं करता कि वह इस लेवल का होगा। उसे फाइनली समझ आता है कि किंग बस उन्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा था। प्रोफेसर्स भी शॉक्ड होते हैं उनके स्किल्स देखकर। वह सोच रहे होते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किंग को हराने की ताकत रखता हो। डायरेक्टर किंग से इंप्रेस हो जाता है क्योंकि वह अपने निकनेम के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। वह आर्क, कैरी और एक और प्लेयर को लिस्ट में डाल देता है जो उसे लगता है शायद किंग के अगेंस्ट जा सके। वह एक्साइटेडली सुपर प्लेयर के जन्म का इंतजार कर रहा है जो गेम में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लाएगा। इस बीच स्नोमैन डेंजर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वह दूसरे फील्ड की तरफ दौड़ता है जबकि टाइमर टिक कर रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जब तक वह दूसरे एरिया में जंप करने की कोशिश करता है, पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह एलिमिनेट हो जाता है। अब तक एग्जाम के शुरू होने के 50 मिनट हो चुके हैं। एक्टिविटी जोन्स धीरे धीरे टाइम के साथ कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई एलिमिनेशंस हो चुकी हैं। उनमें सबसे नोटेबल रिकमेंडेड स्टूडेंट है एस रैंकिंग। अब तक उसके पास सभी प्लेयर में सबसे ज्यादा किल स्कोर है। सिर्फ 5 प्लेयर बचे हैं गेम में। कैरी और एक और लड़की जिसका नाम माई है, वह एक ही फील्ड में है। दूसरी तरफ आर्क, बर्ड गाय और किंग मर्डरर्स डेन फील्ड में है। आर्क अपने लास्ट फाइट के बाद अपना सिंक्रो रेट यूज करने की कोशिश करता है और आखिरकार वह काम कर जाता है। वह डिसअपॉइंटेड है कि वह सभी स्टूडेंट्स में सबसे लोवेस्ट रैंक पे है। जब वह अपने रैंक पर गम कर रहा होता है, उसे पता चलता है कि फील्ड डेंजर जोन डिक्लेयर हो गया है और वह 3 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसे 3 मिनट के अंदर दूसरे फील्ड में जाना पड़ेगा, वरना वह एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही वह मूव करने की तैयारी कर रहा होता है, उसे फोर्ट के बाहर से आवाज सुनाई देती है। वह देखता है बर्ड गाय को, जो एक ए रैंक स्टूडेंट है। आर्क को समझ आता है कि उसका रैंक कैरी के बराबर है। इसका मतलब हो सकता है कि वह दोनों एक ही लेवल पे हो सकते हैं। बर्ड गाय अब किंग के साथ फेस ऑफ करने वाला है। प्रोटोगोनिस्ट इसे विंडो से देख रहा है। किंग उसे देखता है और हंस के कहता है कि वह बस एक और डी रैंक स्पेक्टर है। वह कह रहा है कि वह बाद में उसे फेस करेगा क्योंकि उसके पास टाइम कम है। आर्के तुरंत छुप जाता है और सोचता है कि वह किस तरीके से उसे उस एंगल से देख पाया। बर्डमैन गुस्सा हो जाता है कि उसका ओपोनेंट ने कॉम्बैट के दौरान उसे नजरअंदाज किया। वह अपना स्पेशल स्किल यूज करता है जो उसकी जंपिंग और चार्जिंग एबिलिटीज को कुछ देर के लिए बूस्ट करता है। वह किंग को स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग आसानी से अपने स्वॉर्ड से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। किंग उसे अपनी वही मुस्कान के साथ देखता है और पूछता है कि क्या उसने सच में अपने होप्स बढ़ाए थे। प्रोटैगोनिस्ट अभी भी उनके फाइट को देख रहा है। वह नोटिस करता है कि एस रैंक प्लेयर इवन सीरियसली फाइट नहीं कर रहा। इससे उसे समझ आता है कि अकादमी में और भी कई स्ट्रॉन्गर प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग हन। वह सोचता है कि क्या एक डी रैंक प्लेयर वाकई एस रैंक किंग को हराने की ताकत रखता है। किंग देखता है कि विंडो अब खाली हो गई है। आर्क नीचे स्टेरस के रास्ते जा रहा होता है। उसने पहले ही डिसाइड किया था कि वह एंट्रेंस एग्जाम में कैरी से फाइट करेगा और उसे हराएगा, तो उसे पता है कि उसे क्या करना है। जैसे ही एक्सपेक्टेड होता है, किंग और ई रैंक के बीच फाइट बिल्कुल वन साइडेड हो जाती है। उसके सारे ट्रिक्स और स्किल्स किंग के अगेंस्ट काम नहीं करते और एस रैंक प्लेयर एक मॉन्स्टर लगता है जिसमें कोई वीकनेस नहीं होती। जब वह सोच रहा होता है, किंग नोटिस करता है एक ओपनिंग और बिना वार्निंग के स्ट्राइक कर देता है। वह ए रैंक प्लेयर एक ही ब्लो से अपने सारे एचपी खो देता है और एलिमिनेट हो जाता है। ए रैंक डाउन हो जाता है। किंग सोचता है कि उसे अकादमी को कंकर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसे हैरानी होती है जब वह प्रोटागोनिस्ट को सुनता है, जो उसे अपना नेक्स्ट ओपोनेंट बनने के लिए कहता है। किंग उसे देखता है और पूछता है कि उसने भाग क्यों नहीं गया। आर के अपना स्वॉर्ड और शील्ड निकालता है और कहता है कि वह बिल्कुल भी नहीं भागेगा, जबकि सबसे हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर बनने का शॉर्टकट उसके सामने है। किंग उसका रैंक देखकर कहता है कि अब सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड्स बचे हैं जब तक डेंजर जोन डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसे सेफ्टी जोन तक पहुंचने में लगभग 1 मिनट लगेगा। ये सब देखते हुए उसके पास सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकंड्स हैं किंग से फेस करने के लिए।